चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ एक दो बातें डिस्कस कर लेते हैं और फिर इंशाल्लाह पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि कोर्स लेंदी है और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कवर करनी होती हैं। देखिए, सिंपल सी बात यह है कि एक दो सवालों में से जो एक मेन सवाल आता है, दैट इज वाई टू ऑप्ट ATX। तो देखिए, उसका जवाब आपके पास ना पेज नंबर 2 पर गिवन है। और पेज नंबर 2 पर बेसिकली गिवन है कि ATX का जो पासिंग रेशो है वो कंपैरेटिवली बाकी सारे पेपर से ऑन एवरेज ज्यादा है। लेकिन दो पेपर, इस पर 3 पेपर वाला तो कॉन्सेप्ट ही वो नहीं है, मतलब 4 पेपर वाला। AFM तो APM ऐसी कैंसिल आउट हो गया, बचा गया AFM, ATX और AAA। सही है, ये फिर भी कुछ बेहतर है, इसके हालात बड़े कशीदा है, ठीक है ना। 30%, 32%, 30%, 32%, उससे ज़्यादा पर्टिकुलरली ये जो है ना वो सही नहीं आता, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो एक मेन ऑप्शन आपके पास आता है ATX ऑप्ट करने का, वो ये है कि एक, पेपर पढ़ने में आसान है, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, पेपर पढ़ने में आसान है, प्लस पेपर में ज़्यादा पोर्शन बेसिकली किसका है, कैलकुलेशन है, और पेपर का पासिंग रेशो भी कंपैरेटिवली ज्यादा है। सही ना, पेपर का पासिंग रेशो भी कंपैरेटिवली जो है ना वो ज्यादा है। तो बेसिकली सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप याद रखें ना, तो सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हमेशा कहता हूं कि ATX का जो पेपर है दैट इज इजी टू प्रिपेयर, इजी टू लर्न एंड इजी टू पास, अनटिल और अनलेस आपकी कोई एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है या आपकी एक पर्टिकुलर फ्यूचर प्रेडिक्शन है कि सर मुझे ये काम करना है आगे, उसके लिए आप कोई और पेपर लेना चाहें तो दैट इज अनदर केस। दैट, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये बात पता है कि अगर आपने ACCA के बाद ICAEW में प्रोसीड करना है तो उसके लिए तो ATX और AAA देना कंपलसरी है। सही ना, आप ATX और AAA देंगे तो ICAEW के सिर्फ कितने पेपर देने पड़ते हैं, आखिरी 3 पेपर देने पड़ेंगे, आपको और कुछ नहीं देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अलबत्ता अगर आप ये दोनों पेपर नहीं देते हैं या दोनों में से कोई एक देते हैं, दूसरा नहीं देते, तो आपके ICAEW के नंबर ऑफ पेपर्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आपने CFA देना है तो CFA के लिए आपको AFM देना जरूरी है। और अगर फर्दर अगर आपके जहन में ये है कि सर ACCA कंप्लीट करने के बाद हम CFA की तरफ जाएंगे या हमने CFA करना है और CFA पढ़ना है, तो पर्टिकुलरली वो उसके लिए AFM का पेपर देना जरूरी है। AFM के साथ फिर आप कुछ भी दे सकते हैं, आप चाहें तो आप ATX भी दे सकते हैं, आप चाहें तो आप AAA भी दे सकते हैं, फिर उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, अलबत्ता आप ये बात समझ लें कि ICAEW के लिए ATX और AAA देना जरूरी है, CFA के लिए AFM देना जरूरी है। AFM के साथ फिर आप कोई भी पेपर दे सकते हैं, आप चाहें तो आप AAA दे दें, आप चाहें तो आप ATX दे दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। आपने कहा सर अभी हमने कुछ सोचा नहीं है जिंदगी में, हमारा मकसद फिलहाल ACCA क्वालिफाई करना है, तो फिर ATX बेहतरीन पेपर है। सही ना, वो उसकी वजह यही है, मैंने आपको बता दिया कि सारे पेपर्स में जो सबसे ज्यादा कैलकुलेशन वाला रेशियो है ना, वो बेसिकली ATX के पेपर में। तो कैलकुलेशन पढ़ना आसान होती है, उसको समझना आसान होता है, उसको याद रखना भी आसान होता है, और उसको पेपर में इंप्लीमेंट करना भी कंपैरेटिवली क्या होता है, आसान होता है। तो इस वजह से ATX जो है ना वो एक, जिसे आप कह सकते हैं कि एक बेनिफिशियल पेपर है, एक फायदेमंद पेपर कंसिडर किया जा रहा होता है। थोड़ा सा पेपर पैटर्न में चेंज है मेरे ख्याल में, जिन्होंने स्ट्रेटेजिक लेवल का कोई पेपर अभी दिया है रिसेंटली, उनको एक आइडिया हुआ होगा कि अब स्ट्रेटेजिक लेवल के पेपर में 20 मार्क्स के प्रोफेशनल मार्क्स इंक्लूड किए गए हैं, जो कि बाकी सारे पेपर्स में सितंबर 22 से इंक्लूड कर दिए गए थे, लेकिन ATX के पेपर में अब वो वेरी फर्स्ट टाइम जून 23 से जो है ना वो शामिल किए जाएंगे। मतलब SBL में तो वो शुरू से थे, जब से SBL का पेपर जनरेट हुआ है वो 20 नंबर के जो प्रोफेशनल मार्क्स हैं वो शुरू से थे। SBR, AFM, APM और AAA, इन 4 पेपर्स में जो 20 नंबर के प्रोफेशनल मार्क्स हैं ये शामिल किए गए थे फ्रॉम सितंबर 2022। सितंबर 22 से ये शामिल किए गए थे। 20 नंबर का प्रोफेशनल और 80 नंबर का टेक्निकल पेपर था, और इसी तरीके से ATX में अब जून 23 से ये चीज शामिल की गई है, और थोड़ा सा पेपर का स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ है ATX का। जून 23 से अब ATX के पेपर में वही सिचुएशन होगी जो कि बाकी प्रोफेशनल पेपर्स में है, और वो ये है कि 80 मार्क्स टेक्निकल होंगे यानी कि नॉलेज बेस्ड होंगे, और 20 मार्क्स जो हैं वो बेसिकली क्या होंगे मेरे भाई, 20 मार्क्स आपके
प्रोफेशनल बेस्ड होंगे, सही ना। 20 मार्क्स जो है ना वो आपके प्रोफेशनल बेस्ड होंगे, उसमें आपको ज्यादा बेसिकली मसले मसाइल नहीं होंगे। पेपर स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज ये है कि पहले आपके पास पूरे पेपर में आते थे 4 सवाल, ATX के पेपर में 4 सवाल होते थे, सेक्शन ए में 2 सवाल होते थे और सेक्शन बी में 2 सवाल होते थे। अब ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम करके उन्होंने 3 कर दिए हैं। इसका मतलब है कि अब आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे वो कितने आएंगे मेरे भाई, वो 3 क्वेश्चंस आएंगे। सेक्शन ए में 1 सवाल आएगा और सेक्शन बी में 2 सवाल आएंगे। सेक्शन ए का यानी कि सेक्शन ए का जो पहला सवाल है वो बेसिकली 50 मार्क्स का है, जो कि आपके हैंडआउट में लिखा हुआ भी है। सेक्शन ए क्वेश्चन 1 इज ऑफ 50 मार्क्स, 50 मार्क्स का है, जिसमें से अगेन 40 मार्क्स जो हैं वो नॉलेज बेस्ड है, 40 मार्क्स नॉलेज बेस्ड हैं और 10 मार्क्स जो हैं वो बेसिकली आपके प्रोफेशनल है। 40 मार्क्स जो हैं वो आपके नॉलेज बेस्ड है और 10 मार्क्स आपके क्या है, प्रोफेशनल। ठीक है ना। इस प्रोफेशनल मार्क्स पे हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल मैंने आपको बताया कि अगर आपने रिसेंटली सितंबर 22 में, दिसंबर 22 में या मार्च 23 में आप कोई प्रोफेशनल लेवल का पेपर दे रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये प्रोफेशनल मार्क्स क्या है, सही ना। बहुत कोई तोप चीज नहीं है, दैट इज जस्ट कि आपने क्वेश्चन के सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है और टोटल पेपर में 1-2 जगह पर डिसीजन मेकिंग होगी, सही ना। वो आपको डिसीजन मेकिंग के बारे में बताएगा कि आप बताएं कि एज अ टैक्स कंसल्टेंट आपकी क्या राय है या एज अ टैक्स कंसल्टेंट आपकी क्या एडवाइस है। तो वो जो एडवाइस आप देंगे उस एडवाइस पर जो मार्क्स मिलेंगे वो कौन से होंगे, प्रोफेशनल होंगे। तो ये बहुत तोप चीज नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल आपको ये प्रोफेशनल मार्क्स इनिशियल बेसिस पर समझ नहीं आएंगे। ये ऑटोमेटिकली होगा यही कि जब हम कोर्स पढ़ रहे होंगे, जब हम कोर्स कवर कर रहे होंगे, तो जब 3, 4, 5 टॉपिक पढ़ लेंगे, उसके बाद जब हम 2-3 सवाल पास पेपर के उठाएंगे तो उस पास पेपर के अंदर पर्टिकुलरली ये क्या हो रहा होगा, ये अकोमोडेट हो रहा होगा। बहुत ज्यादा मसला नहीं होता, आप 3-4 सवाल करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा दैट हाउ टू गेन दिस प्रोफेशनल मार्क्स। तो फिलहाल आप ये समझ लें कि अगर आपको ये प्रोफेशनल मार्क्स कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहे हैं तो दैट इज जस्ट अ हाइप क्रिएशन। सिर्फ हाइप क्रिएट की हुई नहीं जी, पता नहीं क्या होगा, किस तरीके से होंगे, ये वो फलाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल जिस सीक्वेंस में सवाल चल रहा है, बस सवाल को सॉल्व करने का एक जनरल पैटर्न बन जाएगा कि भाई इस तरीके से हम सवाल को क्या करेंगे, इस तरीके से हम सवाल को सॉल्व कर रहे होंगे टू गेन दैट पर्टिकुलर प्रोफेशनल मार्क्स, ताकि हमें क्राइटेरिया समझ आ जाए। इसी तरीके से फिर जब आप सेक्शन बी में जाएंगे तो भाई सेक्शन बी में आएंगे 2 सवाल, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, भाई दोनों 25-25, सही है। दोनों सवाल बेसिकली कितने मार्क्स के हो जाएंगे, 25 मार्क्स के जो है ना वो बेसिकली ये दोनों सवाल हो जाएंगे। और इसमें वही है 20 मार्क्स नॉलेज बेस्ड और 20 मार्क्स नॉलेज बेस्ड और 5-5 मार्क्स क्या हो जाएंगे मेरे भाई, प्रोफेशनल, सही ना। 5-5 मार्क्स बेसिकली क्या हो जाएंगे, प्रोफेशनल हो जाएंगे। यानी कि 5 नंबर दोनों में 5-5 नंबर जो है ना वो प्रोफेशनल मार्क्स हो जाएंगे। इसका मतलब है कि ओवरऑल पेपर 80 नंबर टेक्निकल नॉलेज बेस्ड है जो कि आपके कोर्स का हिस्सा होगा और 20 मार्क्स बेसिकली क्या होंगे, आपके प्रोफेशनल मार्क्स होंगे। और मैंने आपको बता दिया कि 20 मार्क्स में भी थोड़ी बहुत आपकी नॉलेज होगी और थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर होगा दैट हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, कि आप पेपर किस तरीके से और किस पैटर्न में अटेम्प्ट कर रहे हैं, उस चीज को हम पर्टिकुलरली उसके अंदर शामिल कर रहे होंगे या हम उसके अंदर इंक्लूड कर रहे होंगे। ये हमारा बेसिक एक टारगेटेड एरिया होगा उसके अंदर। तो पेपर स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, सीवी पेपर है, तो सीवी पेपर सब दे चुके हैं, प्रोफेशनल लेवल पे भी सीवी पेपर आपने दिया हुआ है। बस फर्क थोड़ा सा ये है एज कंपेयर टू द स्किल लेवल कि स्किल लेवल के अंदर चीजें फिक्स्ड होती हैं, प्रोफेशनल लेवल में हमें चीजें खुद फाइनलाइज करनी होती हैं। जैसे होता है ना कि अगर F6 का पेपर, इससे पहले जो टैक्सेशन का पेपर था, उसमें क्या था कि जी सवाल है, सवाल के आगे एक्सेल की शीट बनी हुई है, आपने सवाल को एक्सेल पे सॉल्व कर लिया। अब यहां पर सब कुछ है, यहां पर एक्सेल की शीट भी होगी, यहां पर वर्ड भी होगा और यहां पर क्वेश्चन भी होगा। अब आपने क्वेश्चन में से जो एरिया कैलकुलेशन वाला है वो एक्सेल पे सॉल्व करना है और जो एरिया थ्योरी वाला है वो वर्ड पे सॉल्व करना है। यानी कि यहां पर एग्जामिनर ने डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में दे दी है। सवाल अटेम्प्ट करने का तरीकाकार वही है जो कि आप स्किल लेवल में देखकर आए हैं, सिर्फ फर्क यह है कि स्किल लेवल में डिसीजन मेकिंग हमारे हाथ में नहीं थी।
क्वेश्चन है, उसके आगे जो फाइल है हमें उसी फाइल पर सवाल को सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन के आगे वर्ड फाइल है तो इसका मतलब थ्योरी वाला सवाल होगा, मैं लिख कर करूंगा। अगर सवाल के आगे एक्सेल की शीट है तो मैं एक्सेल पर उसकी कैलकुलेशन करके उसको सॉल्व कर रहा हूँ, और कुछ करने की जरूरत नहीं थी। यहां पर डिसीजन मेकिंग मेरे हाथ में है। हम खुद फैसला करेंगे कि ऑटोमेटिकली हमने क्या इस सवाल को एक्सेल पर सॉल्व करना है या फिर इस सवाल को वर्ड पे सॉल्व करना है, जिसके प्रोफेशनल मार्क्स भी एलोकेटेड होंगे। सवाल आप सॉल्व कर रहे हैं, थ्योरी लिख रहे हैं, फिर उसकी जो कैलकुलेशन है उसको आपने प्रॉपरली वर्किंग के तौर पर एक्सेल पर सॉल्व किया हुआ है, उन दोनों को प्रॉपरली लिंक किया हुआ है, ये सारी चीजें इस प्रोफेशनल मार्क्स का हिस्सा कंसिडर की जा रही हैं। तो मैंने बताया ना कि बेसिकली प्रोफेशनल मार्क्स बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। इट इज ओनली जस्ट दैट हाउ यू अटेम्प्ट द पेपर। आपके पेपर जो अटेम्प्ट करने का तरीकाकार है, आप सिर्फ उसको फोकस करके चलेंगे, उसके अलावा इसमें और कुछ ज्यादा कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। एक दो चीजें जो हमारे जहन में आती हैं, देखो ATX के कोर्स में जो है ना मेरे भाई TX तो पूरा है, F6 तो पूरा आएगा, पूरा F6 प्लस P6, यानी कि आप समझ लें TX प्लस ATX पढ़ेंगे आप, दोनों चीजें कवर कर रहे होंगे। तो TX का कोर्स तो पूरा का पूरा एज इट इज कॉपी पेस्ट है। जो चीजें आप वहां पर पढ़कर आए थे TX के अंदर, वही एज इट इज यहां पर भी कॉपी पेस्ट रहेंगी, उसमें किसी भी किस्म का कोई चेंज नहीं आया है। तो इस बात को अंडरस्टैंड कर लें कि ATX के कोर्स के अंदर जो है ना वो TX आप पूरा पढ़ रहे होंगे, प्लस हर टॉपिक के अंदर कुछ एडवांसमेंट होंगी, और वो एडवांसमेंट किसका एरिया होगा मेरे भाई? ATX का। तो the difference between the TX and ATX is the question approach. पढ़ने में TX और ATX के पेपर में कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। जैसे अगर इन केस आपको TX में याद है कि हम एम्प्लॉयमेंट इनकम पढ़ते थे, उस TX का जो एम्प्लॉयमेंट इनकम है वो एज इट इज पूरा का पूरा है, प्लस ATX की दो तीन चीजें क्या है? एडिशनल है। तो पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत मुश्किल नहीं है। हाँ, अलबत्ता उसको पूछे जाने का जो क्वेश्चन अप्रोच है ना एग्जामिनर का, वो थोड़ा सा क्या है? वो डिफरेंट है। जैसे TX में आपको याद होगा कि बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रिक्वायरमेंट्स होती थी। कैलकुलेट द इनकम टैक्स लायबिलिटी, कैलकुलेट द कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी, कैलकुलेट द कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी। बेसिकली इस यहां पर ATX के पेपर में जो एग्जामिनर की अप्रोच है ना वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी। यहां पर एग्जामिनर कैलकुलेशन और थ्योरी दोनों को साथ लेकर चलता है। इसका मतलब यह है कि जब आपके सामने सवाल आएगा, जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, तो उस क्वेश्चन में आप समझ लें कि 50% कैलकुलेशन है और 50% कैलकुलेशन है और बाकी 50% क्या है मेरे भाई? बाकी 50% थ्योरी है। इट मींस कि कई ऐसी जगहें जहां पर आप F6 में कैलकुलेशन कर आए थे ना, ATX के पेपर में वो उस कैलकुलेशन के बजाय आपसे वो चीज किस में पूछ लेगा मेरे भाई? थ्योरेटिकल पूछ लेगा। थ्योरी का एक अच्छा काम ये है कि ये सारी की सारी थ्योरी जो है ना रटने वाली थ्योरी है, और इसमें वो वाली कहानी नहीं है ट्रिपल A वाली। अब आप सोचें आपने क्या करना है। जब आपने खुद सोचना है ना तो फिर हालात हो जाते हैं कशीदा। मैंने बताया ना ATX इसलिए पास करना भी आसान है क्योंकि इसमें ज्यादातर हिस्सा किसका है? रूल बेस्ड है। सारी चीजें लिखी हुई हैं, बस याद करना है और पेपर में जाकर छाप के आ जाना है। सही ना? सारी चीजें लिखी हुई हैं, बस चीजें याद करनी है और पेपर में जाके क्या करके आ जानी है? छाप के आ जानी है। जबकि आपको पता है कि ट्रिपल A का जो पेपर है, या APM का जो पेपर है, या AFM का जो पेपर है, इन तीनों पेपर में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है ना वो सिनेरियो बेस्ड आता है, प्रैक्टिकल बेस्ड। आपको एक सिनेरियो दे दिया और अब आपसे कहा जा रहा है कि भाई इस सिनेरियो में अब आप मुझे बताएं कि आपका क्या रोल होगा, आपको क्या करना होगा, आप इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे। वो सारी चीजें ATX के पेपर में नहीं है। रूल बेस्ड थ्योरी है, यानी कि आपके सामने हैंडआउट मौजूद होंगे, आपके पास तमाम तर चीजें मौजूद होंगी, आपने सिर्फ वो चीजें याद करनी है
आपको चीजें याद होंगी तो वही याद की हुई चीजें आप चुपचाप जाकर कहां पर अप्लाई करके आ जाएंगे मेरे भाई, पेपर में अप्लाई करके आ जाएंगे और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होगी। तो रूल बेस्ड पे चले, यानी कि अगेन ये वही वाली बात है जो मैं हमेशा टेक्स्ट के पेपर में कहता था, रिटेंशन। अब आपको पता चलेगा कि आपका रट्टा कितना अच्छा है। जितना अच्छा रट्टा, ऑटोमेटिकली पेपर पास होने की कैपेसिटी भी उतनी ज्यादा हो। मतलब जितनी चीजें आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं ना, पेपर पास करने का ऑप्शन भी आपके सामने उतना ही ज्यादा होगा। हमें मेनली चीजें याद करनी है, ये बस बात याद करनी है। हमें कुछ प्रैक्टिकली नहीं बताना, कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, कोई प्रैक्टिकल अजम्पशंस नहीं होंगी, चीजें सारी गिवन होंगी, आपको हैंडआउट की शक्ल में दी जाएंगी। आपने सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली उन चीजों को क्या करना है मेरे भाई, याद करना होगा। अगर आपको रूल्स याद होंगे तो पर्टिकुलरली उन रूल्स को पेपर में अप्लाई करना कंपैरेटिवली क्या होगा, आसान होगा। फिर क्योंकि इनमें रूल्स ज्यादा होते हैं तो मैं हमेशा पर्टिकुलरली ये कर देता हूं कि मैं सेशन के एंड पर, यानी कि जब सेशन हमारा कंप्लीट होगा, कोशिश करेंगे कि उसको हम टॉपिक वाइज कर लें, वरना एक एक टॉपिक तो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन सेशन के एंड पर फिर मैं आपको जो है ना वो पूरे कोर्स की एक कंबाइंड समरी दे दूंगा, सही ना। उस समरी से आपको यह फायदा होगा कि जब आप एक ओवरऑल रिवीजन करने बैठेंगे तो उस कंबाइंड समरी के अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए होंगे। जब सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए होंगे तो उनको रिवाइज करना, उनको पढ़ना और उनको समझना कंपैरेटिवली आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी। तो इस चीज को जहन में रखें कि आपने चीजों को क्या करना है, आपने चीजों को सिंप्लीफाई रखना है। याद कर लें, पेपर निकल जाएगा। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, सिर्फ थोड़ा बहुत रिवीजन साथ लेकर चलना है, क्योंकि अटेम्प्ट में थोड़े से हालात कशीदा ये हैं कि बीच में पूरा 1 महीना रमजान है, ठीक है ना। मतलब अभी जो फिलहाल मार्च में पेपर दे रहा है, अगर किसी का मार्च अटेम्प्ट में पेपर है तो अभी उसका फोकस मार्च अटेम्प्ट है। अभी तो वो सिर्फ आएगा, क्लासे लेगा, आराम से जाके घर पे रजिस्टर बंद करेगा और अभी मट्टी पढ़ने का टाइम देगा उसको। वह ठीक है, सही है, चलने दो, जैसा चल रहा है अभी चाहे वैसा चलने दो। क्योंकि मैंने भी अभी हफ्ते में फिलहाल 2 क्लासेस ही रखी हुई हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली मुझे भी पता है कि अभी फिलहाल जिनका मार्च अटेम्प्ट है ना, उनकी नाक की सीध भी मार्च में है कि भाई पहले ये इधर करें, फिर उसके बाद सोचते हैं क्या करें। फिर आप ये बात समझें कि जब आप मार्च अटेम्प्ट से बाहर निकलेंगे तो अभी आप होश में आएंगे तो टक करके रमजान आ जाएंगे। ऐसे ही है मेरे ख्याल में 23 से 24 से मार्च से रमजान है। आप रमजान के दूसरे हफ्ते में फारिग होंगे, जो भी पेपर होगा आपका 5, 6, 7, 8 को, उससे आप फारिग होंगे तो उसके बाद रमजान आ जाएंगे। और रमजान और ईद गुजार कर आप जाएंगे तो मई आ जाएगा, वो आखिरी महीना जिसमें आपने रिवीजन करना है और पेपर देना है। तो पर्टिकुलरली आप ये समझ लें कि आपके पास थोड़ा सा जो घर पर पढ़ने का टाइम पीरियड होगा ना, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मली जिन्होंने मार्च के बाद पेपर उठाना है रिवाइज करने के लिए, तो वो जब रिवाइज करने बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके लिए रिवीजन फिर उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें रिवाइज करनी है और कैसे रिवाइज करनी है, उसका प्लान अप थोड़ा सा क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन आप सिर्फ एक चीज याद रखें, आपको टोटल 2-3 काम करने हैं पेपर को पास करने के लिए, मैंने आपको बता दिया। आप रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन करें, हैंडआउट्स प्रॉपर मेंटेन करें, और जिन चीजों को मैं कहूं कि आपने याद करना है उसे आप याद कर लें और प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लें। ओवरऑल अगर आपने 3-4 चीजें कर ली, पेपर बहुत सुकून से निकलता है, कोई बहुत ज्यादा रुकने वाला पेपर है नहीं। हाँ, मैंने बताया कि थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको ये 3-4 काम करने पड़ेंगे। 3-4 काम के बाद फिर पेपर इंशाल्लाह नहीं रुकेगा, वो निकल जाएगा। अच्छा, फिर मैंने आपको दी हुई है कोर्स आउटलाइन। अच्छा देखिए, हमेशा की तरह मैं कोर्स आउटलाइन इसमें डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन मैं कुछ चीजें इसमें डिस्कस कर लेता हूं जो हम पढ़ेंगे। अगेन, क्योंकि हमने जून में पेपर देना होगा अप्रोक्सीमेटली। यूके टैक्सेशन हम पढ़ रहे हैं, पहले पेज पे मैंने लिखा हुआ बिल्कुल स्टार्टिंग में, क्योंकि जब आप फीस भरने जाएंगे तो वो आपसे टैक्स का वेरिएंट पूछेगा। तो यूके वेरिएंट हम पढ़ रहे हैं। एग्जाम डेट है ट्यूसडे 6 जून 2023, 6 जून 2023 को बेसिकली आपकी एग्जाम की डेट है। अब आपको पता है कि नया कोर्स इंप्लीमेंटेड है। पुराना टैक्स ईयर मार्च में खत्म हो जाएगा, यानी कि जो जून अटेम्प्ट में हम टैक्स ईयर पढ़ेंगे वो अब बिल्कुल लेटेस्ट टैक्स ईयर है। और अब ये लेटेस्ट टैक्स ईयर बेसिकली एप्लीकेबल होगा फॉर अपकमिंग 4 अटेम्प्ट्स, जून 23, सितंबर 23, दिसंबर 23 और मार्च 24।
सही ना। टोटल कितनी अटेम्प्ट्स है मेरे भाई? टोटल 4 अटेम्प्ट्स है। अब ये आप समझ लें कि ये अब हम जो पढ़ेंगे, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ेंगे, दैट विल बी अप्लाइड फॉर अपकमिंग 4 अटेम्प्ट्स। ये 4 अटेम्प्ट्स के लिए इसी तरीके से एज इट इज चलेगा। तो जून टैक्सेशन के पेपर के लिए हमेशा से एक, जैसे आप कह सकते हैं ना कि एक आइडियल अटेम्प्ट रही है, क्योंकि टैक्स ईयर चेंज हो जाता है, आप बिल्कुल नई चीजें पढ़ रहे होते हैं और वो आने वाले 4 अटेम्प्ट्स तक क्या रहती है मेरे भाई? एप्लीकेबल रहती है। तो अगर इन केस कभी ऐसा हो जाता है कि आप जून में पेपर नहीं दे पाए, तो आपके पास ऑप्शन है दैट यू कैन गिव इट इन सितंबर, आप उसे दिसंबर में दे सकते हैं और फिर आप उसे आगे जाकर मार्च में दे सकते हैं। तो आपके पास 4 अटेम्प्ट्स क्लियरली होंगी, लेकिन अगर आप पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह पहली अटेम्प्ट में निकल जाएगा, बाकी देख लेंगे। ठीक है, तो जून का मतलब यह है कि हम अप्रोक्सीमेटली कोर्स खत्म कर लेंगे बिटवीन 10th to 12th ऑफ मे, 10 से 12 मई के दरमियान। सही ना, 10 से 12 मई के दरमियान हम बेसिकली क्या कर लेंगे मेरे भाई? हम 10 से 12 मई के दरमियान कोर्स को पूरा कवर अप कर लेंगे इंशाल्लाह। और 10-12 मई के बाद आपका पेपर 6 जून को है, तो इसका मतलब है आप समझ लें कि मई के 18-19 दिन और तकरीबन जून का पहला एक हफ्ता, तो आपके पास तकरीबन आराम से 22-25 दिन होंगे टू गिव अ कंप्लीट रिव्यू, एक पूरा रिवीजन, और रिवीजन के साथ सवालों की प्रैक्टिस, और उसके बाद फिर आप क्या अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसके बाद फिर आप सुकून से पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास एक अच्छा खासा टाइम पीरियड होगा चीजों को रिवाइज करने के लिए, चीजों को कवर अप करने के लिए। अच्छा, कोर्स आउटलाइन में जैसे मैंने आपको बताया कि देखें, अब क्योंकि हर टॉपिक के अंदर F6 का पार्ट भी शामिल है, तो हम प्रैक्टिकली ये नहीं कर सकते कि मैं आपको F6 रिवाइज करा दूं और फिर हम P6 पढ़ना शुरू करें, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब इसका तरीकाकार ये होगा कि हम टॉपिक वाइज F6 पढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अभी आप, सिंपल सी बात अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, तो अभी जो हम सिचुएशन, अभी जो हम पढ़ेंगे कहानी, दैट इज ऑफ द टैक्स ईयर ऑफ 22-23। अब जो हम टैक्स ईयर पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? 22-23 का। अब आप सोच लें कि आपने कौन सा पढ़ा था F6 के अंदर। मेरे ख्याल में 21-22 वाले में तो आप में से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, आपने या तो 20-21 पढ़ा होगा, 21-22 वाला एक आदि कोई होगा, सही ना। 20-21 पढ़ा होगा या फिर उससे पहले का पढ़ा होगा 17-18। मतलब अगर आप सोच लें कि अगर आपने 2020 में पढ़ा है, इन द ईयर 2020, तो 2020 का मतलब यह हुआ कि आपने टैक्स ईयर पढ़ा होगा 19-20 का। फिर अगर आपने 2021 में पढ़ा है तो 20-21 पढ़ा होगा। अगर आपने F6 2022 में पढ़ा है पिछले साल, तो आपने 21-22 का टैक्स ईयर पढ़ा होगा। और अब आप 2023 में हैं, इसका मतलब है कि मिनिमम 1 साल का गैप तो आप पकड़ ही लेना, या 1 साल, मिनिमम 1 साल, वरना उससे ज्यादा का होगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि शायद अब आपको याद नहीं होंगी, सही ना। और दूसरी मेन चीज, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें थोड़ा बहुत माइनर सा चेंज आ चुका होगा, तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें एक साथ रिवाइज करा के ATX पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, तो वो हम टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने प्रॉपर्टी इनकम स्टार्ट किया, तो प्रॉपर्टी इनकम या कोई भी टॉपिक, चाहे आप देखें लाइन से मैंने सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेशन है और फिर बाकी सारे लाइन से आगे सारे टॉपिक्स हैं। हम जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उस टॉपिक को पढ़ने का और कवर अप करने का जो क्राइटेरिया होगा, जो तरीकाकार होगा, वो यही होगा कि पहले हम उस टॉपिक में F6 वाला एरिया कवर करेंगे, प्लस फिर हम उस टॉपिक का क्या कवर करेंगे मेरे भाई? P6 वाला एरिया कवर करेंगे। पहले F6 वाला एरिया कवर किया जाएगा और फिर P6 वाला एरिया कवर किया जाएगा। तो इस तरीके से हम टॉपिक वाइज F6 P6 F6 P6 जो है ना वो कवर अप करते चले जाएंगे। उसके अलावा हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज अलग से पढ़ना और उसको अप्लाई करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मतलब मैं आपको बोलूंगा यार मैं पहले F6 का पूरा रिवाइज करा देता हूँ 6-7 क्लासेस में, फिर हम ATX पढ़ेंगे, तो वो 6-7 क्लासेस में रिवाइज होने वाली चीज नहीं है, क्योंकि आखिरी टॉपिक तक भी F6 चलता रहेगा। तो इस वजह से तरीकाकार हम यही अप्लाई करेंगे कि भाई टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पहले उसमें F6 वाला एरिया कवर करेंगे और फिर उसके बाद हम किस पे आ जाएंगे? हम P6 वाले एरिया में आ जाएंगे, ताकि स्लो एंड स्टडी तमाम चीजें हमारे साथ कवर अप होती चली जाए। अब अगर आप कोर्स आउटलाइन देखें ना, तो जरा इसमें लिख लेंगे, मैं आपको कुछ चीजें इसमें लिखवा देता हूं। कोर्स आउटलाइन में मैं F6 और P6 लिखवाता जाऊंगा साथ साथ। जैसे देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेशन में तो वही F6 वाली चीजें आएंगी, टैक्स की डेफिनेशन, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। और ये बात हमें याद रखनी है कि हम पेपर में फाइनेंशियल ईयर यूज नहीं करेंगे, बल्कि क्या यूज करेंगे? टैक्स ईयर इस्तेमाल करेंगे, फिस्कल ईयर, ये वही वाली बातें हैं सारी। फिर दूसरे में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी इनकम एंड टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट। अच्छा, जो प्रॉपर्टी इनकम वाला पार्ट है, ये तो पूरा का पूरा F6 वाला है।
तो प्रॉपर्टी इनकम तो पूरा F6 आ जाएगा। हाँ, अलबत्ता ये जो टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट है, ये टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट प्योरली P6 का हिस्सा है, यानी कि ATX के पेपर का पार्ट है, क्योंकि टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट आप टैक्स के पेपर में पढ़कर नहीं आए होते, वो आप ATX में ही पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपके पास इंटरेस्ट इनकम है, ये वही F6 वाला है। डिविडेंड इनकम भी F6 वाला ही है बिल्कुल। एम्प्लॉयमेंट इनकम, इसमें F6 और P6 दोनों हैं। मतलब इसमें आप समझ लें कि 60% F6 है और फिर 40% क्या आ जाएगा, P6 का एरिया आ जाएगा, तो वो दोनों चीजें कवर अप हो रही होंगी। फिर उसके बाद आ जाता है ओवरसीज एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। ओवरसीज एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, ये प्योरली ATX का पार्ट है, ये आपने TX के अंदर कवर नहीं किया हुआ होता, ये प्योरली ATX का पार्ट है, तो इसको हम कवर कर रहे होंगे। फिर आपके पास आएगा अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस, ये ट्रेडिंग इनकम है, बस यहां पर उसको थोड़ा सा नाम इन्होंने डिफरेंट दे दिया है, अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस लिख दिया है, असल में ये ट्रेडिंग इनकम है, ये भी TX वाला है, यानी कि F6 वाला है। फिर सेल्फ असेसमेंट F6 प्लस P6, इसी तरीके से लॉसेस फॉर इंडिविजुअल F6 प्लस P6, पार्टनरशिप F6 वाला ही है इसमें। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंडिविजुअल F6 वाला है, टैक्सेशन वाला। एथिक्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये P6 का पार्ट है, ATX। वैल्यू एडेड टैक्स विथ ओवरसीज एस्पेक्ट्स, यानी कि ये F6 भी है और P6 भी आएगा। कैपिटल गेन्स फॉर इंडिविजुअल विथ ओवरसीज एस्पेक्ट्स, F6 प्लस P6। कैपिटल गेन पढ़कर आए हैं हम टैक्स के पेपर में, लेकिन हमने उसमें क्या नहीं पढ़ा था, हमने उसमें ओवरसीज एस्पेक्ट नहीं पढ़े थे। तो F6 कैपिटल गेन पूरा F6 है, लेकिन वो जो ओवरसीज एस्पेक्ट वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा किसका आ जाएगा, एडवांस टैक्सेशन का आ जाएगा, यानी कि ATX के पेपर का आ जाएगा। फिर उसके बाद है इनहेरिटेंस टैक्स विद ओवरसीज एस्पेक्ट्स, IST विद ओवरसीज एस्पेक्ट्स। इसमें फिर वही वाली कहानी है, इनहेरिटेंस टैक्स पढ़कर आए हुए हम, लेकिन उसमें भी हमने ओवरसीज एस्पेक्ट्स नहीं पढ़े थे। तो इनहेरिटेंस टैक्स वही TX वाला आ जाएगा, इनहेरिटेंस टैक्स वही TX वाला आ जाएगा, और जो ओवरसीज एस्पेक्ट्स हैं वो कौन से वाले आ जाएंगे मेरे भाई, वो ATX वाले आ जाएंगे, उसको हमने कंसीडर करना होगा। और फिर आखिर में हमारे पास आ जाएगा कॉर्पोरेशन टैक्स विद ओवरसीज एस्पेक्ट्स। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉर्पोरेशन टैक्स विद ओवरसीज एस्पेक्ट्स। अगेन कॉर्पोरेशन टैक्स, अच्छा यहां पर कॉर्पोरेशन टैक्स प्योरली ATX है, यहां पर कॉर्पोरेशन टैक्स TX वाला कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं है, यहां पर कॉर्पोरेशन टैक्स बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है, उसके अंदर सारी चीजें अलग हैं, टॉपिक्स भी अलग हैं, और जो क्वेश्चन का क्राइटेरिया वो भी अलग है। तो इसका मतलब है कि आप समझ लें कि जो कॉर्पोरेशन टैक्स है ना, वो पर्टिकुलरली प्योरली किसका है मेरे भाई, ATX का है, उसमें TX वाली चीजें मौजूद नहीं है, सिवाय 2 या 3%, 2-3% TX की चीजें आएंगी, वरना बाकी पूरा टॉपिक इसमें है मेरे भाई, ATX का टॉपिक कंसिडर किया जा रहा है। इस पूरे कोर्स में सिर्फ एक टॉपिक है जिसको पढ़ने के बाद आपका ईमान डगमगाएगा, और वो है कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स विद ओवरसीज एस्पेक्ट, ये कोर्स का 40% है, ये अकेला सिंगल हैंडेडली कोर्स का 40% है। ये एक वाहिद टॉपिक है जिसको पढ़ने के बाद अच्छे से अच्छे स्टूडेंट का ईमान डगमगाता है कि सर हम पेपर दें या ना दें, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये सिंगल हैंडेडली पूरे कोर्स का कितना परसेंट है, ये सिंगल हैंडेडली पूरे कोर्स का 40% है। 40% सिर्फ कैपिटल गेन्स है, बाकी पूरा कोर्स 60% है। तो ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, मुश्किल नहीं है, चीजें ज्यादा हैं, सही ना। दो अलग अलग बातें होती है, एक चीज है कि वो बहुत मुश्किल है, आपको समझ नहीं आ रही, आपसे हो नहीं पा रही, ये एक अलग सिनेरियो है, और एक चीज है कि नहीं यार चीज आसान है लेकिन उसमें चीजें बहुत सारी हैं, ये दूसरी कैटेगरी में आता है। पढ़ने में आसान है लेकिन इसके अंदर मटेरियल कंपैरेटिवली क्या है, काफी सारा है। तो जब चीजें बहुत सारी हैं और सिमिलर मिलती जुलती चीजें हैं तो ऑटोमेटिकली ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हैंडल करना। और आपको याद होगा कि टैक्सेशन के पेपर में भी काफी सारे बच्चों को कैपिटल गेन्स के टॉपिक में ज्यादा मसला होता था, और वो कैपिटल गेन्स के टॉपिक में मसला इस वजह से होता था क्योंकि उसमें चीजें थोड़ी सी ज्यादा होती थी, और जब चीजें ज्यादा होती थी तो ऑटोमेटिकली उनको रिवाइज करना और उनको जहन में रखना कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल टास्क था। यहां पर भी यही है कि जब हम क्लास में कैपिटल गेन टैक्स पढ़ रहे होते हैं तो क्लास में पढ़ते हुए शायद हमें इतना पता नहीं चलता, क्योंकि पढ़ने में वो आसान है। कैपिटल गेन जब चल रहा होगा ना टॉपिक,
तो टॉपिक जब चल रहा होगा तो वो पढ़ने में निहायत ही आसान टॉपिक होगा, आपको उसमें पढ़ने में मसला नहीं होगा। अलबत्ता जब आप उसको रिवाइज करने जाएंगे ना तो आप वहां पर फंसेंगे, क्योंकि चीजें ज्यादा होती हैं, उसको रिवाइज करना और उसको हैंडल करना और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस याद करना कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता है। वहां पर फंसने के चांसेस कंपैरेटिवली क्या होते हैं मेरे भाई, ज्यादा होते हैं। अदरवाइज तो ये सिंपल सा है। पेपर दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो, एक है इंडिविजुअल टैक्सेशन और एक है कॉरपोरेशन। पूरे कोर्स आउटलाइन में कॉरपोरेशन का सिर्फ आखिरी टॉपिक है। इसका मतलब यह है कि बाकी पूरा पेपर किससे बनेगा मेरे भाई, बाकी पूरा कोर्स क्या है, इंडिविजुअल टैक्सेशन है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, दैट इज फ्रॉम इंडिविजुअल टैक्सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 जो 50 मार्क्स का आएगा ना, ये कहां से आएगा मेरे भाई, ये आएगा इंडिविजुअल टैक्सेशन से। सेक्शन बी में एक सवाल इंडिविजुअल टैक्सेशन का होगा और एक सवाल कॉरपोरेशन का आएगा फुल फ्लैश, सही ना। एक सवाल इंडिविजुअल टैक्सेशन का होगा और एक सवाल फुल फ्लैश कितने का, किसका आएगा मेरे भाई, कॉरपोरेशन का। इसका मतलब यह है, पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेशन से लेकर सेकेंड लास्ट टॉपिक इनहेरिटेंस टैक्स। पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेशन से लेकर सेकेंड लास्ट टॉपिक इनहेरिटेंस टैक्स, ये सारी की सारी आपकी इंडिविजुअल टैक्सेशन है, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से 75 मार्क्स की है। जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कितने मार्क्स की है मेरे भाई, 75 मार्क्स की है। कॉरपोरेशन टैक्स लॉजिकली अगर आप देखें ना तो ये कोर्स का 10% है। पूरे कोर्स का कितना परसेंट है, 10%। लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कितना परसेंट है, ये 25% है, क्योंकि पेपर में एक सवाल 25 नंबर का फुल फ्लैश किससे आएगा मेरे भाई, कॉरपोरेशन से। तो 75 नंबर इंडिविजुअल, 25 नंबर कॉरपोरेशन। इसका मतलब है कि सारे टॉपिक्स, पहले टॉपिक से लेकर सेकंड लास्ट टॉपिक तक जो पेपर की वेटेज बनेंगे वो 75 मार्क्स की बनेंगे, और जो आखिरी टॉपिक होगा वो पर्टिकुलरली 25 मार्क्स का बन रहा होगा, दैट इज ऑफ कॉरपोरेशन टैक्स। वो आखिरी टॉपिक 25 मार्क्स का बनेगा और आप जिंदगी प्रॉपर तरीके से एंजॉय करेंगे और कुछ करने की जरूरत दरपेश नहीं होगी इसमें। एक बात तो बेसिकली 75 और 25। एक चीज जो मैंने अगेन आपको बताया कि ATX में पढ़ना मुश्किल नहीं है, TX की तरह ही है। आपको ऐसा लगेगा टैक्सेशन की क्लास चल रही है। किस में फर्क है, क्योंकि देखो TX का पेपर ना इस मामले में बड़ा अच्छा था कि वो टॉपिक तोड़ तोड़ के क्वेश्चन पूछता था। एक सवाल एक ही टॉपिक से पूछता था, उसमें दूसरे टॉपिक को नहीं घुसेड़ता था। यानी कि अगर एक सवाल उसने वैट का पूछा है तो वैट का अलग से एक सवाल आएगा, IST का अलग से एक सवाल आएगा, CGT का अलग से एक सवाल आएगा, एम्प्लॉयमेंट इनकम का अलग से एक सवाल आएगा। इस बार ये सारे टॉपिक्स को कंबाइन करेगा। ये भी आपको आगे चलकर समझ आएगी जब हम पास पेपर करेंगे। जब आप उठाएंगे ना 50 नंबर का सवाल, इस 50 नंबर के सवाल में एम्प्लॉयमेंट भी होगा, ओवरसीज एस्पेक्ट भी होगा, वैट भी होगा, CGT भी होगा, IST भी होगा, लॉसेस भी चल रहा होगा, सेल्फ असेसमेंट भी हो रही होगी, थोड़ा बहुत पार्टनरशिप भी चल रहा होगा। ये 7-8 टॉपिक्स को कंबाइन करके एक सवाल फेंकेगा और आपको लगेगा पता जब वो सवाल फेंकेगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि सिचुएशन अब कंपैरेटिवली डिफरेंट है। मैंने अगेन आपको बताया कि पढ़ने में ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, पढ़ना निहायत आसान है। असल जो हमने देखना है वो बेसिकली क्वेश्चन अप्रोच है कि सवाल किस तरीके का आएगा और उस सवाल को सॉल्व करने का तरीकाकार क्या है, द पैटर्न टू सॉल्व द क्वेश्चन। सही ना, असल चीज हमें क्या देखनी है, पैटर्न टू सॉल्व द क्वेश्चन। उसके अलावा हमें और कुछ करने की जरूरत दरपेश नहीं होती, हमें असल में पैटर्न देखना है। एक बार हमें सवाल पकड़ना आ गया, सवाल समझ आना शुरू हो गया, तो फिर हमारे लिए सवाल सॉल्व करना भी कंपैरेटिवली मुश्किल टास्क नहीं है। क्वेश्चन अप्रोच इज अ बिट डिफरेंट, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि दोनों का एग्जामिनर अलग है। TX में एग्जामिनर का फोकस पॉइंट कुछ और होता है, ATX में एग्जामिनर का फोकस पॉइंट कुछ और होता है। तो असल में ATX में एग्जामिनर का टारगेट ये होता है कि वो किसी एक टॉपिक को टच नहीं करेगा, वो 6, 7, 8 टॉपिक को कंबाइन करके फिर आपसे सवाल पूछ रहा होगा। इस वजह से होगा ये
कि आप पास पेपर को सॉल्व करने के लिए एम्प्लॉयमेंट इनकम तक का वेट करेंगे, सही ना। यानी कि आप समझ लें कि पहले 2-2.5 हफ्ते हम सिर्फ क्या पढ़ रहे होंगे, टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेशन पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी इनकम और टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट कवर करेंगे, फिर उसके बाद इंटरेस्ट इनकम होगी, डिविडेंड इनकम होगी, और फिर आएगा एम्प्लॉयमेंट इनकम। जब हम एम्प्लॉयमेंट इनकम तक का टॉपिक पूरा कवर कर लेंगे, उसके बाद फिर हम पास पेपर उठा सकते हैं, उससे पहले हम पास पेपर नहीं उठा सकते। इसका मतलब यह है कि आपको पहले 2-2.5 हफ्ते सुकून के साथ आंखें बंद करके सिर्फ क्या करना है, इंसानों की तरह क्लास अटेंड करनी है। 2-2.5 हफ्ते तक आप सिर्फ क्लास अटेंड करेंगे और उसमें टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक अपने पास कवर अप करते चले जाएंगे। जब हम एम्प्लॉयमेंट इनकम तक का टॉपिक कवर कर लेंगे तो फिर एम्प्लॉयमेंट इनकम के बाद से ऑनवर्ड्स जो है वो फिर हम पास पेपर शुरू करेंगे। यानी कि फिर हम टॉपिक वाइज चलेंगे। एम्प्लॉयमेंट इनकम खत्म हुआ, 2-3 सवाल कर लिए, फिर 2 टॉपिक पढ़ लिए, फिर 2 सवाल कर लिए, 2-3 सवाल कर लिए, फिर 2 टॉपिक पढ़ लिए, फिर 2-3 सवाल कर लिए। इस तरीके से हम करते जाएंगे। लेकिन याद रखें कि जो 50 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, ये हम प्रैक्टिस करेंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इनहेरिटेंस टैक्स। यानी कि हम 25-25 मार्क्स के सवालों की प्रैक्टिस करते हुए जाएंगे। 25-25 मार्क्स के सवालों की प्रैक्टिस हम कहां से स्टार्ट कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट इनकम से, और ये चलती चली जाएगी। हर 2 टॉपिक के बाद हम 2-3 सवाल, हर 2 टॉपिक के बाद हम 2-3 सवाल करते चले जाएंगे, और ये करते करते हम वहां तक पहुंचेंगे इनहेरिटेंस टैक्स के बाद। और इनहेरिटेंस टैक्स के बाद फिर हम कौन से सवालों की प्रैक्टिस उठाएंगे मेरे भाई, 50 मार्क्स वाले की। फिर ये जो 50 मार्क्स वाले सवाल है ना, ये आप पिक करेंगे आफ्टर इनहेरिटेंस टैक्स, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो 50 मार्क्स वाला सवाल है उसमें तकरीबन हर चीज पूछी जा रही होगी। खास तौर पर कैपिटल गेन्स पूछा जा रहा होगा, जो कि कोर्स का कितना परसेंट है, 40% है। तो आप उससे पहले 50 नंबर का सवाल अटेम्प्ट नहीं कर सकते। 50 नंबर का सवाल आप इनहेरिटेंस टैक्स के बाद ही अटेम्प्ट कर सकते हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। 50 नंबर वाला जो सवाल है वो आप इनहेरिटेंस टैक्स के बाद ही सॉल्व कर पाएंगे, उससे पहले सॉल्व करना पर्टिकुलरली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, तो हम उसके बाद सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं आपको इसलिए पैटर्न बता रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो कि वो हम सवाल को किस तरीके से कवर अप करेंगे। एम्प्लॉयमेंट इनकम तक नो पास पेपर, फिर उसके बाद हम पास पेपर शुरू करेंगे। पास पेपर शुरू करने के बाद हम इनहेरिटेंस टैक्स तक जो भी टॉपिक है उसमें 25-25 नंबर वाले सवाल करते चले जाएंगे। इनहेरिटेंस टैक्स जब कंप्लीट होगा तो वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन ऑफ 50 मार्क्स, और फिर उसके बाद आखिर में कॉर्पोरेशन टैक्स और उसके पास पेपर, क्योंकि वो कोर्स से बिल्कुल अलग है। कॉर्पोरेशन टैक्स का पार्ट बिल्कुल अलग है, उसका पिछले किसी टॉपिक से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो फिर आखिर में हम कॉर्पोरेशन टैक्स कवर करेंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करके हम कवर अप करके साइड में रख देंगे। द मेन थिंग जो आपको समझनी है पेपर के अंदर, दैट इज द ड्राफ्टिंग, हाउ टू राइट द थ्योरी। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और सबसे ज्यादा मार हम इसी में खाते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिससे रिलेटेड हमें नॉलेज होती है, लेकिन हमें लिखना नहीं आता प्रॉपर तरीके से। और अगर आपको लिखना आता है तो फिर तो क्या ही बात है, क्योंकि देखिए आप तो सारे पेपर ही लिखने वाले हैं। एसबीएल थ्योरी, एसबीआर भी थ्योरी हो गया। जिन्होंने P2 दे दिया उनकी चांदी हो गई एक तरीके से। अब तो एसबीआर बेसिकली वो कंसोलिडेशन वाले हिस्से से बाहर निकला है ना। पहले तो ये होता था कि जब P2 का पेपर होता था तो P2 में पहला सवाल कंसोलिडेशन का आता था 50 नंबर का। आपने कंसोलिडेशन पक्की कर ली, 1 2 4 आईएएस पक्के कर लिए, आपका पेपर सेफ साइड पे चला गया। लेकिन अब वो भी कॉन्सेप्चुअल बेस हो गया, ठीक है ना। तो अब उसमें भी ज्यादा थ्योरी वाला एरिया आ गया, उसमें भी अब कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, उसमें भी ज्यादातर एग्जामिनर थ्योरी लिखवाता है कि आप बताएं थ्योरी क्या है। तो देखो बेसिकली हर पेपर में थ्योरी लिखने का जो प्रोसीजर होता है ना वो डिफरेंट होता है, इस बात को समझना मेरी। हर पेपर में थ्योरी लिखने का प्रोसीजर कंपैरेटिवली क्या होता है, डिफरेंट होता है। एसबीएल के अंदर जो आप थ्योरी लिख कर आए हैं वो लिखने का पैटर्न अलग है, एसबीआर का अलग है, AAA का अलग है, एएफएम का अलग है और एटीएक्स का अलग है। जब हम पास पेपर सॉल्व करते हैं तो हमारी टेक्निक बेसिकली ये होती है कि मैं आपको तकरीबन 8 से 10 सवाल लिखना सिखाऊंगा कि हाउ टू राइट। यानी कि एक तरीके से आप समझ लें कि मैं आपको आंसर डिक्टेट करवा रहा हूं और आप साथ साथ वो आंसर क्या करते जाएंगे मेरे भाई, लिखते जाएंगे। 8-10 सवालों में मैं आपको इतना सिखा दूंगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे सवाल को किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से लिखना है। फिर 8-10 सवालों के बाद तकरीबन 6-7-8 सवाल कुछ ऐसे होंगे, 8-10 सवाल ऐसे होंगे जिसको हम क्लास में सॉल्व करते हुए हम क्लास में डिस्कस करेंगे। मतलब हम सवाल पढ़ेंगे, हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जर्नली,
मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा, देखो तुम ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। मैं सिर्फ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, लिखेंगे आप खुद। मैं जनरली सिर्फ पॉइंट्स को क्या कर रहा हूं मेरे भाई, मैं जनरली सिर्फ पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा हूं। तो मैं जनरली सिर्फ पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा। देखो ये सवाल है, इसका ये जवाब है, और हम उर्दू ट्रांसलेशन में एक तरीके से आप समझ लें। मैं उर्दू में आपको पॉइंट्स बताता जाऊंगा, देखो ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, उसको आप लिखेंगे खुद ताकि आपकी खुद की प्रैक्टिस हो। और फिर जब हम 18-20 सवाल क्लास में निपटा देंगे तो फिर हल्के हल्के मैं 3-4 सवाल वीकली बेसिस के ऊपर आपको होमवर्क में देना शुरू कर रहा हूं, सही ना। वो फिर मैं आपको होमवर्क में दूंगा ताकि फिर आप उसको होमवर्क में आसानी से सुकून के साथ क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि हमारा प्लान अब यही होगा कि आपने अगर ड्राफ्टिंग सीख ली तो फिर पेपर को पास होने से अल्लाह के अलावा कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। फिर एग्जामिनर कहीं से भी कुछ भी दे दे, फिर कुछ नहीं। हाँ, आपकी किस्मत ही खराब चल रही है, वो फिर एक अलग बात है, ठीक है ना, उसका फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर आपने ड्राफ्टिंग थोड़ी बहुत प्रॉपर्ली सीख ली तो उसमें फिर पेपर रुकने के चांसेस कंपैरेटिवली नहीं होंगे। जो चीजें आपने परचेज करनी है, एक अदद रजिस्टर थोड़ा सा तगड़ा तंदुरुस्त सा परचेज कर लीजिएगा, खानदानी खाते पीते घर लगा। तकरीबन आप समझ लें कि अप्रॉक्सीमेटली 600 पेजेस, 600 पेजेस का खरीद लें, ये पूरा हो जाएगा कोर्स प्लस पास पेपर। जब आप ये सारी चीज़ें उसमें कवर अप करेंगे, फिर आप उसमें रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, खुद से भी सवाल करेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 600 पेजेस का रजिस्टर आपका सुकून के साथ कवर अप होगा। तो छोटे मोटे नन्हे मुन्ने कॉपियाँ नोटबुक ना खरीदिएगा अनटिल और अनलेस आपने कहा सर मेरी राइटिंग इतनी छोटी है कि मुझे खुद माइक्रोस्कोप देखकर लगा के देखना पड़ता है, तो फिर वो एक अलग कहानी है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि एक ही रजिस्टर में काम हो जाए तो बेहतर है। तो इसलिए जब आप एक रजिस्टर परचेज करें तो वो थोड़ा सा खानदानी परचेज कर लीजिएगा। स्टडी टेक्स्ट खरीदने की जरूरत नहीं है, बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रूल बेस्ड थ्योरी है। वो थ्योरी के हैंडआउट मैं आपको समराइज करके खुद क्लास में दूंगा, हम उसको क्लास में ही पढ़ेंगे और उसकी प्रैक्टिस भी हम क्लास में ही कर लेंगे। टीएक्स के पेपर की स्टडी टेक्स्ट अगर आपने देखी है तो एटीएक्स उसका 130% है। मैंने आपको बताया बुक ना खरीदें, जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको शौक है पहले बुक देख लें, जाएं उनको बोले कैप्लन की किट दिखा, वो कैप्लन की स्टडी टेक्स्ट दिखा दें, देख लीजिएगा, देख लें और फिर खुद से पूछ लें हाँ भाई पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। फायदा नहीं है क्योंकि उस बुक में से आता वाता कुछ नहीं है कोई खास, तो वो ऑटोमेटिकली आप बुक छोड़ दें। रजिस्टर के साथ आप एक फाइल कवर परचेज कर लीजिएगा ताकि आप हैंडआउट्स उसके अंदर साथ साथ एलोकेट करते जाएं, लगाते चले जाएं। और तीसरी चीज जो आपने खरीदनी होगी वो एक कैप्लन की एग्जाम किट है। कैप्लन की एग्जाम किट परचेज करके घर पे रख दीजिएगा, वो इंस्टीट्यूट लाने की जरूरत नहीं है। वो पर्टिकुलरली होता ये है कि जब मैं आपको सवाल होमवर्क में देना शुरू करूंगा ना तो फिर वो आप कैप्लन की किट से रेफर कर लेंगे। मैं फिर आपको साथ में जैसे हम 18-20 सवालों की प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर मैं आपको हल्के हल्के सवाल क्या बताना शुरू कर दूंगा होमवर्क में कि यार ये सवाल घर से कर लें, ये सवाल घर से कर लें, ये सवाल होमवर्क में कर लें। तो फिर वो जो सवाल मैं आपको बताना शुरू करूंगा फिर वो सवाल आप चुपचाप आराम से सुकून से बैठ के घर पे क्या करते रहेंगे मेरे भाई, निपटाते चले जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, उसमें फिर आपको कोई मसाइल नहीं हो रहे होंगे। कैप्लन की लेटेस्ट किट अभी तक आई नहीं है, यानी कि जो 22-23 का टैक्स ईयर, पानी वाली बोतल पकड़ा दे मुझे, 22-23 का जो टैक्स ईयर है उसकी एग्जाम किट अभी नहीं आई है। जब आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, सही ना, जब मार्केट में आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, फिर आप परचेज कर लीजिएगा। अदरवाइज फिलहाल मैंने आपको बताया कि अभी आपको परचेज करने की जरूरत नहीं होगी। अभी इनिशियली बस आपने एक अदद रजिस्टर परचेज करना है और एक अदद फाइल कवर, ताकि आप हैंडआउट उसके साथ साथ उसमें एलोकेट करते चले जाएंगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, इनिशियली मैंने सारी चीजें इस पर डिस्कस कर ली, पेपर की डेट हमने डिस्कस कर ली, वेरिएंट हमने डिस्कस कर लिया। कोर्स आउटलाइन पर मैं कभी भी बहुत डिटेल में बात नहीं करता क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हर टॉपिक की अपनी एक डेप्थ है, हर टॉपिक के अपने कुछ मसले मसाइल हैं। मैंने आपको कोर्स आउटलाइन सिर्फ इसलिए दी है ताकि आपको पता रहे कि हम किस सीक्वेंस में टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे, तो आपके पास एक सेल्फ चेक लिस्ट हो जाएगी, सही ना। आपने ये देखना है कि जी कितना कोर्स कवर हो गया या कितने टॉपिक कवर हो गए, कितने रह गए हैं। तो आपने रजिस्टर उठाया और पहली क्लास वाला हैंडआउट निकाला, हैंडआउट की कोर्स आउटलाइन से आपने पहली क्लास को कंपेयर कर लिया, तो उसके कंपैरिजन में आपको समझ आ जाएगा कि हमने कितना कवर कर लिया है और कितना अभी उसके अंदर बाकी है। तो वो सिर्फ एक चेकलिस्ट के लिए। पेपर पैटर्न मैंने आपको बता दिया है कि भाई जून 23 विल बी द फर्स्ट अटेम्प्ट, जिसके अंदर ATX के पेपर में 20 मार्क्स के प्रोफेशनल मार्क्स डाले गए हैं। पेपर पैटर्न में भी चेंज किया गया है, पहले 4 सवाल आते थे, अब 3 है। पहला वाला सवाल 50 मार्क्स का होगा, जिसमें ऑटोमेटिकली 10 नंबर का क्या आ जाएगा मेरे भाई, 10 नंबर के प्रोफेशनल मार्क्स आ जाएंगे और बाकी 40 नंबर का नॉलेज बेस्ड पेपर होगा। सेक्शन बी में 2 सवाल आ जाएंगे 20-20 नंबर के।
नॉलेज बेस और 5-5 नंबर की प्रोफेशनल मार्क्स, यानी कि 25 नंबर का एक सवाल होगा। तो इस तरीके से पेपर की वेटेज टोटल 100 नंबर की बन रही होगी। मैंने आपको बताया कि कोर्स 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इंडिविजुअल टैक्सेशन और कंपनी टैक्सेशन। 75 मार्क्स इंडिविजुअल के होंगे। ऑब्वियस सी बात है ना, आप देखें ना, कॉर्पोरेशन का टॉपिक ही एक है और वो भी कोर्स का सिर्फ 10% है, उससे थोड़ी वो 75 नंबर देगा। जाहिर सी बात है, उसके पास बाकी मटेरियल बाकी एरियाज में है। इनहेरिटेंस टैक्स अच्छा तगड़ा है, कैपिटल गेन्स बहुत तगड़ा है, वैट तगड़ा है, एम्प्लॉयमेंट इनकम अच्छा लेंदी है, ओवरसीज एस्पेक्ट जो है ना वो पर्टिकुलरली लेंदी है, तो उसमें पर्टिकुलरली चीजें ज्यादा हैं। इस वजह से वो उन सवालों को ज्यादा फोकस करके चल रहा होगा। आपने परचेज क्या करना है मैंने आपको बता दिया। एक अदद रजिस्टर, फाइल कवर, कैपलन की किट जो अभी तक आई नहीं है, जब आएगी मैं आपको बता दूंगा। कोर्स खत्म होने की तारीख मैंने आपको बता दी है कि इंशाल्लाह 10 से 12 मई के दरमियान हम कोर्स को कवर अप पूरे कर लेंगे। उसमें कुछ करने की ज़रूरत दरपेश नहीं होगी, तो इंशाल्लाह वो हम कवर अप कर लेंगे। ये बात आपको पहले भी पता है, TX के पेपर में भी आपको इस चीज़ की नॉलेज होगी कि हम पास पेपर सॉल्व नहीं करते हैं। हम जो क्वेश्चन करेंगे वो कैपलन की किट में से करेंगे, और उसकी वजह आपको पता है कि जो टैक्स है उसका कोर्स हर साल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना, कोर्स हर साल चेंज होता है। तो अब जो पास पेपर हैं वो पिछले साल के होंगे, और पिछले साल के रूल्स अब हमारे पास एप्लीकेबल नहीं है। तो हम बेसिकली जो भी सवाल करते हैं वो किससे करेंगे, वो कैपलन की किट से कर रहे होते हैं। जो भी सवाल हम करेंगे वो कैपलन की किट में से करेंगे, और हमें ये बात पता है कि कैपलन की किट में पास पेपर्स ही होते हैं जिन्हें करंट टैक्स ईयर और करंट पेपर पैटर्न के हिसाब से मॉडिफाई करके दिया हुआ होगा। कैपलन की किट में होंगे पास पेपर्स ही, लेकिन उन पास पेपर्स को सिर्फ करंट टैक्स ईयर और करंट जो आपका पेपर पैटर्न है उसके हिसाब से मॉडिफाई करके आपको दिया हुआ होगा। तो हम वही सवाल कर रहे होंगे। जैसे जैसे हम सवाल सॉल्व करते चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली मैं हर सवाल के साथ आपको उसकी अटेम्प्ट बताता चला जाऊंगा कि भाई वो कौन सी अटेम्प्ट का सवाल है, ताकि आपको ये पता रहे कि हम कौन कौन से सवाल को एज अ पास पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और वैसे भी जब आप कैपलन की किट परचेज करेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियरली नज़र आ जाएगी कि हर सवाल के आगे कैपलन वालों ने अटेम्प्ट बाकायदा तौर पे लिखी भी होती है, सही ना। हर क्वेश्चन के आगे उसने अटेम्प्ट लिखी भी होगी। आप उस अटेम्प्ट को चुपचाप फॉलो करते जाएंगे बगैर किसी को देखे हुए, तो चीज़ें आपके लिए कंपैरेटिवली आसान हो जाएंगी। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत दरपेश नहीं होगी। बाकी अल्लाह खैर करेगा। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से जो चीज़ें मेरे जहन में थी या जो चीज़ें मुझे बतानी थी वो मैंने सारी आपको बता दी हैं। पेपर मैंने आपको बताया कि आसान पेपर है, इजी टू लर्न एंड इजी टू पास। इंशाल्लाह आप सिर्फ थोड़ा सा रिवीजन का पैटर्न बना लें तो आपका पेपर आसानी से कवर अप हो जाएगा। मतलब अगर आप अप्रैल की मिड में भी पढ़ना शुरू करेंगे तब भी आसानी से पेपर जून में कवर अप हो सकता है। अनटिल और अनलेस आप पेपर को बिल्कुल आखिर तक ले जाएं, सही ना, तो वो मत कीजिएगा। थोड़ा सा पहले आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा पहले का मतलब ये है कि ये तो आप भी जानते हैं कि आपने अभी अगले महीने से तो पढ़ना नहीं है। मार्च भी ऑलमोस्ट ऐसे ही निकलेगा। अप्रैल से भी अगर आप स्टार्ट कर देंगे तो जून तक चीज़ें आसानी से आपके क्या आ जाएंगी मेरे भाई, कंट्रोल में आ जाएंगी। बस एक चीज़ टारगेट रखिएगा कि लास्ट 1 वीक विल बी ऑफ प्रैक्टिस। आप अपने जहन में रखें कि पेपर का जो आखिरी एक हफ्ता होगा ना, पेपर से पहले वाला जो आखिरी एक हफ्ता होगा, वो सिर्फ आपने प्रैक्टिस को देना है। उसमें फिर आप रिवाइज नहीं कर रहे होंगे। रिवीजन 1-1.5 हफ्ता पहले खत्म हो जाना चाहिए, ताकि आखिरी 1-1.5 हफ्ता बेसिकली सिर्फ क्या हो मेरे भाई, सिर्फ सवालों की प्रैक्टिस हो। क्योंकि मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, अब एक जमाना हो गया मुझे पेपर पढ़ाते हुए, आपको आखिरी दिन तक यही लग रहा होगा कि पेपर में तैयारी 100% नहीं है, और होती भी नहीं है। इस बात को समझें, पेपर में कभी भी तैयारी 100% नहीं होगी। पेपर ऐसे ही चलेगा। वो चीजें इतनी सारी हैं कि आपको आखिरी टाइम तक लगेगा यार मुझे ये चीज याद है, ये चीज याद नहीं है, ये चीज याद है, ये चीज याद नहीं है, वो चलता रहेगा। लेकिन हमें असल में सवाल को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर मुझे सवाल सॉल्व करना नहीं आता होगा तो आपको चाहे जितने भी रूल्स याद होंगे ना, उसका कोई फायदा नहीं होगा। उन रूल्स के लिए ये जरूरी है कि आपको सवाल अटेम्प्ट करना आता हो। इसलिए आपको आखिरी क्या जो 1.5 हफ्ता है वो सवाल अटेम्प्ट करने के लिए रखना है। एग्जाम किट में जितने भी सवाल हैं आपको कम से कम 50 सवाल सॉल्व करने पेपर में जाना है। 50 विल बी द स्टैंडर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ये बस ध्यान में रखें। स्टैंडर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने? बस
50 टिक हुए पेपर निकलेगा, ये मैं आपको गारंटी से दे रहा हूं। 50 टिक हुए पेपर निकलेगा। क्यों? क्योंकि आपको एक तरीकाकार समझ आ जाएगा कि पेपर सॉल्व करने का तरीकाकार क्या है। ये एक पेपर पास करने का, जैसे आप कह सकते हैं ना कि एक शॉर्टकट है कि आप रूल्स रिवाइज करें और उसके बाद सवाल अटेम्प्ट करें। कम से कम आपको 50 सवाल लिखकर सॉल्व करने हैं। वंस यू हैव डन दिस 50 क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ, तो उसके बाद फिर पेपर में वो चीज़ इंप्लीमेंट करना कंपैरेटिवली आपके लिए क्या हो जाएगा मेरे भाई, आसान हो जाएगा। फिर आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। कोई ऐसा सवाल जो आप पूछना चाहते हैं? फिलहाल मैंने आपको बता दिया क्लासेस फिलहाल 2 दिन ही चलेंगी। सैटरडे हमारी टाइमिंग है 3:30 से 6, सही ना? 3:30 से 6 की है। और संडे जो हमारी टाइमिंग है वो 12 से 3 की है, ठीक है ना, 12 to 3। तो ये फिलहाल हमारे पास 2 दिन क्लासेस चलेंगी। और इन द होल सेशन क्लासेस ये 2 दिन ही चलेंगी। बस मैं 1-1 घंटा बढ़ा दूंगा बैलेंस के लिए, ठीक है ना। मतलब अब ये आप समझ लें कि अभी हम मार्च तक बेसिकली यही चलाएंगे, 3:30 से 6 और 12 से 3। मार्च अटेम्प्ट के फौरन बाद जब हम वापस आएंगे तो 1-आध घंटा सैटरडे में बढ़ जाएगा और 1-आध घंटा संडे में बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ जो है ना वो आसानी से कवर अप हो जाएगी, क्योंकि वो 2 दिन में आकर हम वो कवर अप कर लें वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अब आप कहीं से भी आ रहे हैं तो एक आना ही बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है, ठीक है ना। जिस किस्म के हालात हैं, जिस किस्म के उन्होंने पूरा रोड खोद दिए हैं, तो एक आना ही चैलेंज हो गया। तो इस वजह से हम उसको 2 दिन में ही अकोमोडेट करेंगे, लेकिन ऑटोमेटिकली उसमें फिर हम 1-1 घंटे की क्लास बढ़ा देंगे। कहीं पर अगर हमें लगा, वैसे तो मेरा लास्ट 1.5 साल का एक्सपीरियंस है कि सैटरडे संडे पर 4-4 घंटे की क्लास लेकर अगर आप कवर अप करेंगे तो आराम से हो जाता है। अगर कहीं पर सिचुएशन हुई तो फिर हम उसके हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है ना। वो फिर हम अकॉर्डिंगली देख लेंगे, क्योंकि बीच में हमने रमज़ान को भी टैकल करना होगा। और संडे वाले दिन तो कोई मसला नहीं होगा, हम अर्ली इन द मॉर्निंग भी क्लास रख सकते होंगे, आफ्टरनून में भी रख सकते होंगे। सैटरडे भी हमारा एक ओपन डे होगा, उसमें भी हम सुकून से क्लास रख सकते होंगे ना। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि रमज़ान विल नॉट गोना इफेक्ट आवर टाइमिंग। हाँ, बस ये होगा कि जो क्लास की टाइमिंग अभी 3 से 6 है वो शायद 1:30 से 5 हो जाए या 1 से 5 हो जाए, सही ना, ताकि 5 बजे तक क्लास खत्म हो जाएगी और आप निकलकर सुकून से घर तक पहुंच जाएंगे। तो वो चीज़ें फिर हम अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे क्लास में डिस्कस करके, ठीक है भाई। तो ज़रा हेडिंग डाल देंगे अपने पास, इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेशन की। अच्छा जी, देखिए कुछ बातें ऐसी हैं जो कि मैं अज्यूम करके चलता हूं कि आपको पता है, ठीक है ना। अब आप ATX के पेपर में, ACCA के आखिरी चंद पेपरों में से हैं, तो कुछ बातें लॉजिकली हमें ATX के स्टूडेंट के तौर पे पता होगी। टैक्स के बारे में हमें पता है मेरे भाई, टैक्स बेसिकली क्या है? सोर्स ऑफ रेवेन्यू, सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। सही ना, बेसिकली क्या है मेरे भाई? सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। किससे लिया जाता है मेरे भाई? बाय द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। अच्छा, रेजिडेंट की डेफिनेशन क्या है? जो उस मुल्क में रहते हैं। इस एक वर्ड के लिए ना पूरा एक टॉपिक है आपके पास, वो कोर्स आउटलाइन में, ओवरसीज एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। सोच है अब आपकी कि आपके साथ होने वाला क्या है कि जब आप ये रेजिडेंट स्टेटस पढ़ने जाएंगे कि कौन रिहायशी है और कौन रिहायशी, यानी कि किसको हम रेजिडेंट मानते हैं और किसको हम रेजिडेंट नहीं मानते। फिलहाल तो आप ये समझ लें कि जो एक मुल्क में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा होता है वो उस मुल्क का क्या माना जाता है? रेजिडेंट कंसिडर किया जाता है। वरना किसी आप दूसरी कंट्री में जाएं तो आपको यह पता होगा कि किसी दूसरी कंट्री में आपको स्ट्रेट एक स्पेसिफिक टाइम से ज्यादा रहने की इजाजत नहीं होती। जैसे अभी आपको अगर पता हो, इल्म हो, अगर आप सऊदीया वगैरह का वीजा लेना, तो ये सऊदीया वगैरह के वीजे में मैक्सिमम आपको स्ट्रेट 3 महीने रहने की इजाजत है। फिर 3 महीने के बाद आपको एग्जिट लगाना पड़ता है। भले आपका 1 साल का वीजा है, सही ना, लेकिन हर 3 महीने के बाद आपको क्या लगाना है? एग्जिट लगाना है। यानी कि आप सऊदीया से बाहर निकले, किसी दूसरे मुल्क जाएं और फिर वापस आए, ठीक है, वो उनकी कंडीशन है। और वो फिर कुछ भी हो सकता है, वो उनकी रोड कनेक्टिविटी वहां बनती है बहरीन से। तो बहुत सारे जो हमारे पाकिस्तानी जुगाड़ी हैं वो यही करते हैं कि वो बहरीन का वीज़ा लेते हैं, गाड़ी में जाते हैं, गाड़ी में जाके बहरीन चले जाते हैं और वहाँ का एग्जिट लगा कर फिर वापस 2 दिन रह के वापस सऊदी आ जाते हैं।
लेकिन मैक्सिमम आप वन गो में कितने महीने रह सकते हैं? 3 महीने। इसी तरीके से कनाडा वगैरह में वन गो में आप ज्यादा विजिट वीजा अगर आप लेते हैं तो वन गो में आप मैक्सिमम 6 महीने रह सकते हैं, ठीक है ना। 6 मंथ्स मैक्सिमम आप वहां रह सकते हैं, 6 महीने से ऊपर रहने की इजाजत नहीं है। फिर आपको वही है कि वापस आपको एक दफा जाना है किसी और मुल्क में, फिर आप वापस आ सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेक्यूटिव मैक्सिमम आप 6 महीने रह सकते हैं। और ऐसे कई मसाइल हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज में हैं, और उसी तरीके का कुछ मसाइल यूके के अंदर भी हैं। तो इस वजह से मैंने कहा कि इस रेजिडेंट की डेफिनेशन के ऊपर पूरा एक टॉपिक है, ओवरसीज एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये बात याद रखें कि यहां पर रेजिडेंट का मतलब क्या है। यहां पर रेजिडेंट का मतलब है कि वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो उस मुल्क में रह रहा है, वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो उस मुल्क में रह रहा है, तो वो रेजिडेंट ऑफ द कंट्री है। रिसीव कौन करेगा मेरे भाई? होगा फ्रॉम द रेजिडेंट बाय द गवर्नमेंट रेगुलेटेड बॉडी। बाय द गवर्नमेंट रेगुलेटेड बॉडी। रिसीव करने की जिम्मेदारी है गवर्नमेंट रेगुलेटेड बॉडी की। और हम इस पैसे को कहां पर खर्च करेंगे मेरे भाई? मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर पर और सोशल वेलफेयर पर। मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर पर और सोशल वेलफेयर पर, ठीक है ना। गवर्नमेंट रेगुलेटेड बॉडी यूके की गवर्नमेंट रेगुलेटेड बॉडी कौन सी है मेरा भाई? HMRC। चाहिए हमारे पास वो FBR है, यूके में वो HMRC है। मतलब हर मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम, ठीक है ना। और जो अफराद जो है ना वो टैक्स पढ़ेंगे 2024 में, वहां पर ये हो जाएगा हिज मैजेस्टी। जो तो निकल गई ना, क्वीन तो निकल गई, तो अब तो वो ऑटोमेटिकली नाम चेंज हो गया। लेकिन अगर आपको पता हो तो हम हमेशा पिछले साल का टैक्स पढ़ते हैं। तो हम 2023 में हैं, लेकिन हम जो टैक्स पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? वो 2022 वाला होगा। हम पढ़ते हैं फाइनेंस एक्ट 2022, सही ना। हम जो पढ़ रहे हैं वो फाइनेंस एक्ट 2022 पढ़ रहे हैं। तो हम हमेशा जो टैक्स पढ़ते हैं वो एक साल पीछे का पढ़ते हैं, यानी कि वी आर गिविंग पेपर इन 2023, लेकिन इस 2023 के लिए जो हम टैक्स पढ़ेंगे वो पिछले साल वाला पढ़ेंगे। क्योंकि हम पिछले साल का टैक्स पढ़ रहे हैं, तो पिछले साल वो थी, वो बिल्कुल आखिर में गई हैं, सही ना। तो पिछले साल वो थी, तो इस वजह से वो हर मैजेस्टी ही है। इसका नाम चेंज होगा अगले साल, यानी कि अगले टैक्स ईयर में। ये अगले साल उस वक्त चेंज होगा जो बच्चे फाइनेंस एक्ट 2023 पढ़ेंगे। आप अभी पढ़ रहे हैं फाइनेंस एक्ट 2022, यानी कि 2022 का टैक्स। 2022 में वो जिंदा थी, इसलिए ये हर मैजेस्टी ही रहेगा फिलहाल हमारे पेपर में, ठीक है ना। 2023 में वो नहीं थी, 2023 में फिर ये हिज मैजेस्टी हो जाएगा। लेकिन वो 2023 वाला जो टैक्स है वो बच्चे कौन से वाले साल में पढ़ रहे होंगे मेरे भाई? वो 2024 में पढ़ रहे होंगे। इस वजह से अभी फिलहाल हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक हो गया भाई। बाय द गवर्नमेंट रेगुलेटेड बॉडी, यानी कि जो चलती गवर्नमेंट के अंडर है, लेकिन इसका एक हेड होगा, जैसे आप चेयरमैन कहेंगे, वो एक तरीके से इंडिपेंडेंट होगा टू मेक द डिसीजंस, लाइक द सेंट्रल बैंक। देखो ना, सेंट्रल बैंक किसके अंडर है? सेंट्रल बैंक एक तरीके से गवर्नमेंट के अंडर है ना, लेकिन सेंट्रल बैंक का एक हेड होता है जो कि अपनी पॉलिसीज और अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने में क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। फाइनल से गवर्नमेंट की होगी, फाइनल से और फाइनल डिसीजन मेकिंग किसकी होगी? गवर्नमेंट की होगी। बट स्टिल इस बात को हम याद रखें कि उसके बावजूद भी वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है और उसके पास हर तरह की डिसीजन मेकिंग पावर होती है। जैसे आप हमारा देख लें ना, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है, उसका एक हेड है ना, जिसे आप गवर्नर कहते हैं। उसका जो हेड है उससे हम बेसिकली किसका नाम देते हैं? गवर्नर का नाम देते हैं। वो गवर्नर है, गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक है। तो वो जो गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक है वो ये मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह वही सारी बनाता है। इंटरेस्ट रेट क्या होगा, सही ना, ये डॉलर का रेट वगैरह, ये फॉरेन करेंसी रेट वगैरह, वो सारे वो खुद देखता है। लेकिन पर्टिकुलरली आप समझें कि वो किसके अंडर है? वो गवर्नमेंट के अंडर है। गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसको हैंडल कर सकती है, थोड़ा बहुत डेटा मॉडिफाई कर सकती है, जैसा कि अभी कर रही है,
ठीक है ना। अभी अगर आप देखें तो ओपन मार्केट और इंटर बैंक रेट में यही मसला है ना कि वजीर खजाना ने कंट्रोल करने की कोशिश की स्टेट बैंक को, तो ऑटोमेटिकली उसकी वजह से डिफरेंसेस आ गए। तो ये थोड़े बहुत मसले मसाइल आते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि HMRC भी गवर्नमेंट रेगुलेटेड बॉडी है, एक हेड है, इंडिपेंडेंट है, अपने हिसाब से फैसले कर सकता है, अपने हिसाब से डिसीजन मेकिंग कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली फाइनल से किसकी होती है मेरे भाई? गवर्नमेंट की होती है। और मेरे भाई वो इस पैसे को कहाँ खर्च करेंगे? मैंने कहा जी वो इस पैसे को खर्च करेंगे ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द सोशल वेलफेयर ऑफ द कंट्री। मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपने रोड बनाने हैं, बिजली है, गैस है, पानी है, रोड खोदने हैं आपने, सही ना, उसके लिए भी आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी ऑटोमेटिकली। तो वो सारी चीजें आप यूज कर रहे होते हैं टैक्स के पैसों से। एंड फॉर द सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर का मतलब आ जाता है मेनली जो सोशल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है दैट इज हेल्थ एंड एजुकेशन। पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग पाकिस्तान गवर्नमेंट एजुकेशन इज फ्री। हमारे पास भी अगर आप देखें ना तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस नहीं है, अंदर भी कुछ नहीं है लेकिन फीस भी नहीं है। कॉन्सेप्ट समझे अभी? वो तो फिर एक इंटरनल कंट्रोल का मसला है ना कि टीचर नहीं आ रहा, स्टूडेंट नहीं आ रहे। मतलब मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज गया हूँ, आप भी अगर गवर्नमेंट कॉलेज गए हैं तो आपको आइडिया होगा, जाते ही नहीं थे हम, ठीक है ना। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बीकॉम ये 4 साल एक कॉलेज से पढ़ा है, तो मैं मुश्किल से 12 दिन से ज्यादा गया हूँ 4 सालों में, ठीक है ना। उन 12 दिनों में भी एक दिन आप लगा लें फॉर्म लेने गया हूँ, एक दिन फॉर्म जमा कराने गया, 2 दिन तो ऐसे ही लगा लें आप 4 सालों के, 4 दिन एक्स्ट्रा गया हूँ मैं। तो वो ऑटोमेटिकली ये हालात है। क्यों? क्योंकि आपकी एक इंटरनल कंट्रोल वीकनेस है, अटेंडेंस नहीं होती, टीचर नहीं आते, टीचर पढ़ाते नहीं है, वो एक अलग मसला है। लेकिन कॉन्सेप्चुअली हम उसी चीज पर चल रहे हैं जहां के पूरी दुनिया चल रही है कि भाई वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो प्राइवेट सेक्टर की एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता, वो फिर अपने बच्चों को भेजता है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, जहां पर एजुकेशन एक सर्टेन पॉइंट तक क्या होती है मेरे भाई? फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इसी तरीके से हेल्थ है कि भाई अगर एक बंदा कोई प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकता तो फिर वो इलाज कराने कहाँ जाएगा? फिर वो इलाज कराने जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जहां पर अगेन एक सर्टेन पॉइंट तक आपका इलाज क्या होगा मेरे भाई? फ्री ऑफ कॉस्ट में हो रहा होता है। तो ये बेसिकली सोशल वेलफेयर है। वहां के जो एक्सपेंसेस है जो गवर्नमेंट बेयर करती है, वो कौन से पैसों से बेयर करती है? वो आपके टैक्स के पैसों से बेयर करती है। तो बेसिकली इसके लिए वो इस्तेमाल किया जा रहा होता है। फिर हमने एक और चीज पढ़ी भी होती है कि भाई हमारे पास जो टैक्सेशन है वो 2 तरीके की होती है। क्या क्या है मेरे भाई उसमें? एक डायरेक्ट टैक्स होता है और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बेसिकली वो टैक्स है जो आप खुद ले जाकर HMRC को पे कर रहे होते हैं। टैक्स की वो अमाउंट जो आपने उठाई और आप खुद ले जाकर किसको पे ऑफ कर रहे हैं मेरे भाई? आप खुद ले जाकर HMRC को पे ऑफ कर रहे हैं, सही ना। आपने वो टैक्स की अमाउंट उठाई है और आप वो टैक्स की अमाउंट खुद उठाकर लेकर जाकर किसको पे ऑफ कर रहे हैं मेरे भाई? HMRC को पे ऑफ कर रहे हैं। तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर डायरेक्ट टैक्स। उसे हम पर्टिकुलरली किसका नाम देते हैं? डायरेक्ट टैक्स का नाम दे रहे होते हैं। और नॉर्मली मैं अपनी इनकम पर जो टैक्स है वो खुद ले जाकर HMRC को दे रहा होता हूँ, सही ना। नॉर्मली मेरी जो इनकम पर टैक्स है वो मैं खुद ले जाकर किसको दे रहा होता हूँ? मैं खुद ले जाकर HMRC को दे रहा होता हूँ। तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर डायरेक्ट टैक्सेशन। उससे हम डायरेक्ट टैक्सेशन का नाम दे रहे होते हैं। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है हमारे पास? वैट, दैट इज वैल्यू एडेड टैक्स, सही है। जो पे करने वाला शख्स कोई और है और टैक्सेशन अथॉरिटीज तक लेकर जाने वाला शख्स कंपैरेटिवली कोई और होगा। पे करने वाला कोई और है, जाता किसी और की जेब से है, लेकिन HMRC तक लेकर जाने वाला शख्स कंपैरेटिवली कोई और होगा। जैसे हमारे पास वो क्या है? GST, ऐसे ही है ना। हमारे पास वो कौन सा है मेरे भाई? GST, दैट इज जनरल सेल्स टैक्स। ऐसे ही है हमारे पास वो है GST, दैट इज जनरल सेल्स टैक्स। और होता बेसिकली यही है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई चीज़ परचेज करने गए हैं, आप ऊपर गए कैंटीन में और आपने पानी की बोतल परचेज की, तो वो जो पानी की बोतल आपने परचेज की है उसकी प्राइस के अंदर एक अमाउंट शामिल होगी, दैट इज द अमाउंट ऑफ GST। अब GST बेयर करने वाला जो शख्स है ना वो कंज्यूमर है, यानी कि वो आप है। अगर आप पानी की बोतल परचेज करके यूज कर रहे हैं तो वो जो GST की अमाउंट है वो जाएगी आपकी जेब से, लेकिन आपने वो GST की अमाउंट निकालकर किसको दे दी? कैंटीन वाले को। आपने वो GST की अमाउंट निकालकर किसको दे दी मेरे भाई? कैंटीन वाले को दे दी। अच्छा, अब वो GST की अमाउंट कैंटीन वाला देकर आएगा किसको? मिडिल मैन को, होलसेलर या रिटेलर, उसको देकर आएगा। जो मिडिल मैन है
वो उस जीएसटी के अमाउंट को उठाकर किसको ट्रांसफर करेगा मेरे भाई, वो ट्रांसफर कर देगा टूवर्ड्स द प्रोड्यूसर। और एचएमआरसी तक लेकर जाने वाला कौन हो जाएगा मेरे भाई, एचएमआरसी तक लेकर जाने वाला होगा आपका फाइनली प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जो है ना वो फाइनली होगा जो आपकी अमाउंट को ले जाकर किसको ट्रांसफर करेगा, एचएमआरसी को ट्रांसफर करेगा। यानी कि गया आपकी जेब से, लेकिन एचएमआरसी तक लेकर जाने वाला कौन था मेरे भाई, प्रोड्यूसर था। तो वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल के हाथों से निकलता हुआ फिर फाइनली एचएमआरसी यानी कि टैक्सेशन अथॉरिटीज तक जा रहा होता है। आपकी जेब से निकलकर कैंटीन वाले के पास गया, कैंटीन वाले की जेब से निकलकर मिडिल मैन के पास गया, मिडिल मैन की जेब से निकलकर कहां गया मेरे भाई, मिडिल मैन की जेब से निकलकर वो गया टूवर्ड्स, मिडिल मैन की जेब से निकलकर गया वो टूवर्ड्स द प्रोड्यूसर। और फिर एचएमआरसी तक फाइनली लेकर जाने वाला शख्स, एचएमआरसी तक फाइनली लेकर जाने वाला शख्स आपका प्रोड्यूसर था। एचएमआरसी तक लेकर जाने वाला फाइनली आपका शख्स कौन था मेरे भाई, प्रोड्यूसर था। तो ये एक इनडायरेक्ट चैनल है, इस वजह से हम इसे पर्टिकुलरली किसका नाम देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स का नाम पर्टिकुलरली दे रहे होते हैं। इसी तरीके से हमने ये बात याद रखनी है कि इस पूरे पेपर के अंदर हम जो रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ेंगे दैट इज अकॉर्डिंग टू द टैक्स ईयर, दैट इज ऑल्सो नोन एज द फिस्कल ईयर। यानी कि हमने जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ने हैं वो किसके मुताबिक पढ़ने हैं मेरे भाई, टैक्स ईयर के मुताबिक पढ़ने हैं। और टैक्स ईयर को हम एक और नाम दे रहे होते हैं दैट इज द फिस्कल ईयर। ऐसा ही है, इसमें तो कोई एतराज नहीं है। टैक्स ईयर ऑल्सो नोन एज द फिस्कल ईयर। और अब जो हम करंट टैक्स ईयर पढ़ेंगे वो करंट टैक्स ईयर होगा 22-23 का टैक्स ईयर, 22-23, जिसे हम कहते हैं फाइनेंस एक्ट 2023। सही है, जिसे हम पर्टिकुलरली किसका नाम देते हैं, जिसे हम पर्टिकुलरली नाम देते हैं फाइनेंस एक्ट 2023, सॉरी फाइनेंस एक्ट 2022। फाइनेंस एक्ट 2022 जिसके अंदर हम टैक्स ईयर पढ़ेंगे कौन सा, 22-23 का टैक्स ईयर पढ़ेंगे। फाइनेंस एक्ट 2022 जिसके अंदर हम टैक्स ईयर पढ़ेंगे कौन सा, जिसके अंदर हम टैक्स ईयर पढ़ेंगे 22-23 का। क्या ये बात क्लियर है? और 22-23 का टैक्स ईयर कहां से कहां तक का है मेरे भाई, 22-23 का टैक्स ईयर है फ्रॉम 6 अप्रैल 2022 टू 5 अप्रैल 2023। 6 अप्रैल 2022 से 5 अप्रैल 2023। इसका मतलब है कि हम नॉर्मली कैलकुलेशन कहां से कहां तक करेंगे मेरे भाई, अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक। अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक, अप्रैल 2022 मार्च 2023, बाकी अल्लाह खैर करेगा। सही भाई, तो सिंपल सी कहानी है, ये टैक्स में भी पढ़कर आ चुके थे हम कि मेरे टैक्स ईयर में 2022 के फाइनेंशियल ईयर के कितने मंथ्स होंगे, 9 मंथ्स। और 2023 के फाइनेंशियल ईयर के कितने मंथ्स हो जाएंगे, 3 मंथ्स। ऐसे ही है ना, 2022 के कितने मंथ्स होंगे, 9 मंथ्स। और 2023 के कितने मंथ्स होंगे मेरे भाई, 3 मंथ्स। मिलाकर ये बन जाएंगे 12 महीने। अब एक मेन चीज जो हमें यहां पर समझनी है और समझने के साथ साथ उसको अप्लाई भी करना है, समझना भी है और अप्लाई भी करना है, दोनों काम करना है। देखो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, एक कहानी तो यह है कि तुम्हारे पास जो भी डेटा आएगा, तुम्हारे पास जो भी क्वेश्चन आएगा दैट इज अकॉर्डिंग टू द टैक्स ईयर। यानी कि जो भी सवाल है, जो भी डेटा है, जो भी चीजें हैं वो किसके हिसाब से होंगी मेरे भाई, टैक्स ईयर के हिसाब से होंगी। वो किसके हिसाब से होंगी,
टैक्स ईयर के हिसाब से। एक, अगर तो वो टैक्स ईयर के हिसाब से है तो मसला हल है। लेकिन अगर वही डाटा किसके हिसाब से होगा मेरे भाई, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, तो पता है ना हमने क्या करना है जिंदगी में। अगर वो डाटा फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से होगा तो मैं उस डाटा को, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के डाटा को, किसमें कन्वर्ट कर दूंगा, टैक्स ईयर। आई विल कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर डाटा इनटू अ टैक्स ईयर। मैं उस पर्टिकुलर डाटा को बिस्मिल्लाह पढ़कर टैक्स ईयर में कन्वर्ट कर दूंगा। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि मेरे पास जो डाटा आ रहा है दैट इज अकॉर्डिंग टू द टैक्स ईयर और अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल ईयर। अगर तो मैंने आपको कहा कि वो टैक्स ईयर के हिसाब से है तो जिंदगी के मसाइल हल हैं। लेकिन अगर वो डाटा टैक्स ईयर के हिसाब से नहीं है बल्कि वो डाटा फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से है, तो बस मैं उस फाइनेंशियल ईयर के डाटा को किस में कन्वर्ट कर दूंगा, टैक्स ईयर में। मैं उस फाइनेंशियल ईयर के डाटा को किस में कन्वर्ट कर दूंगा, टैक्स ईयर में कन्वर्ट कर दूंगा। और टैक्स ईयर में कन्वर्ट करने के बाद उस पे रूल्स अप्लाई करना शुरू कर देंगे। जैसे अगर मैं सिंपल वर्ड्स में समझूं, मान लें कि अगर मुझे कहा जाता है कि जी मिस्टर ए हैव द फॉलोइंग इनकम्स, मुझे मिस्टर ए की 2022 की इनकम दी हुई है और 2023 की इनकम दी हुई है। मुझे मिस्टर ए की 2022 की इनकम गिवन है और 2023 की इनकम गिवन है। मैंने कहा जी मुझे 2022 की इनकम गिवन है 575,000 और 2023 की इनकम गिवन है 6,25,000। 575, 625, ठीक है। और उसने मुझसे कहा कि कैलकुलेट द टोटल इनकम ऑफ 22-23। अब उसने कहा कि भाई मैंने जो आपको इनकम दी हुई है ना वो कौन से टैक्स ईयर की दी हुई है। मैंने आपको 2 फाइनेंशियल ईयर की इनकम दी हुई है, 2022 की और 2023 की। मुझे टैक्स ईयर के हिसाब से बता दो उसकी इनकम कितनी है। तो अगर मैं इसको 22-23 के हिसाब से लेना जाऊंगा तो मैं कैलकुलेशन कहां से कहां तक की करूंगा, अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक की। इसका मतलब यह है कि जो 2022 का फाइनेंशियल ईयर है अपने टैक्स ईयर के मुताबिक इस फाइनेंशियल ईयर में से मैं कितने मंथ्स उठाऊंगा, 9 मंथ्स उठाऊंगा। उठा ले कैलकुलेटर फिर। 575,000 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12। जल्दी जल्दी। 431,250। तुम लोग टैक्स पढ़ने आए हो बगैर कैलकुलेटर के, ये भी मतलब एक कॉन्फिडेंस है। अच्छा नहीं है, वही तो अल्लाह दादी कौम के पास नहीं है। 431,250 और 2023 के कितने मंथ्स लेंगे मेरे भाई, 3 महीने। 6,25,000 के 3 महीने उठा लें। 625 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12, 156,250। दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी टोटल इनकम फॉर 22-23। बस सिंपल सी कहानी। इसमें किसी का कोई मसला। लेकिन अब एक मेन चीज, पेपर में सवाल 22-23 का नहीं आएगा। पेपर में एग्जामिनर जानबूझकर सवाल या तो पिछले टैक्स ईयर का देगा या अगले टैक्स ईयर का देगा। और सवाल के आखिर में लिखा हुआ होगा अज्यूमिंग द टैक्स रेट्स ऑफ 22-23। यानी कि रूल्स वही लगेंगे लेकिन सवाल में हमेशा डेट क्या होगी, डिफरेंट होगी। 2024 चल रही होगी, 2026 चल रही होगी, 2028 चल रही होगी, 2019 चल रही होगी। साइकोलॉजिकली, क्योंकि उसको पता है कि बच्चा पूरा महीना जो पढ़कर आया है ना, पूरा सेशन जो पढ़कर आया है, उसने सिर्फ क्या पढ़ा है, 22-23। अब अगर मैं उसको पेपर में भी सवाल 22-23 का दूंगा तो इसके लिए बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो वो जानबूझकर डेट्स आगे पीछे की देगा। ये आपको एग्जाम किट में भी नजर आएगा। अभी जब हम एग्जाम किट का सवाल सॉल्व करेंगे ना, उसमें आप देखिएगा कोई भी सवाल जो है ना वो 22-23 के टैक्स ईयर का होगा ही नहीं। सारे सवाल जो है ना इससे आगे के टैक्स ईयर के होंगे या फिर इससे पीछे के टैक्स ईयर के होंगे। और बिल्कुल आखिर में वो आकर आपको बोलेगा कि भाई आपने पूरा सवाल सॉल्व करना है और उसमें आपने अज्यूम करना है कि जो टैक्स रेट्स लगेंगे ना वो कौन से टैक्स ईयर के लगेंगे मेरे भाई, वो 22-23 के लगेंगे।
सही है, उसमें जो टैक्स रेट्स आपके लगेंगे वो कौन से वाले लगेंगे, वो 22-23 के लगेंगे। तो वहां पर आप बेसिकली कंफ्यूज मत होइएगा। हम जो रूल्स पढ़ रहे हैं ना, दैट इज अकॉर्डिंग टू द टैक्स ईयर ऑफ 22-23। आप इस चीज को समझें, कॉन्सेप्ट समझें। हम जो टैक्स के रूल्स पढ़ रहे हैं वो कौन से साल के हैं, 22-23 के। अब वो सवाल किसी भी टैक्स ईयर का दे, हमने रूल वही लगाने हैं जो हमने पढ़े हैं। मैं अगर 23-24 का सवाल भी सॉल्व कर रहा हूं तो उसमें मैं रूल्स किसके लगाऊंगा, 22-23 के। अगर मैं 26-27 का भी सवाल सॉल्व कर रहा हूं तो मैं उसमें रूल्स किसके लगाऊंगा, 22-23 के। तो मैंने रूल्स 22-23 के ही अप्लाई करने हैं, उनमें कोई भी फर्क नहीं आ रहा होगा। लेकिन वो सिर्फ मैंने आपको बताया कि सिर्फ साइकोलॉजिकल इफेक्ट के लिए वो जानबूझकर ये काम करता है कि वो सवाल को जो है ना वो जानबूझकर आगे पीछे के टैक्स ईयर पर देता है ताकि आप कंफ्यूज हो। आप कंफ्यूज होंगे तो अल्टीमेटली आपका माहौल बन जाएगा। इस चीज को आप जहन में रखेंगे। क्या ये बात क्लियर है यहां तक? प्रॉपर्टी इनकम का हैंडआउट मैंने आपको दिया है, जरा हेडिंग डाल लेंगे अपने पास और वो हैंडआउट भी निकाल लेंगे। टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्टी इनकम। देखिए सिंपल सी कहानी है, दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है। एक जिसे आप नाम देते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का, और दूसरा जिसे हम नाम देते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। ठीक है भाई, हमारी नज़र में एक बेसिकली कौन सी है, मैंने कहा जी हमारी नज़र में एक बेसिकली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और दूसरी हमारी नज़र में बेसिकली कौन सी है मेरे भाई, दूसरी हमारी नज़र में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। तो दो तरीके की प्रॉपर्टी हमारे सामने कंसिडर की जाती है। अच्छा देखिए, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर हम खुद रह रहे हैं। वो प्रॉपर्टी जिसके अंदर मैं खुद रह रहा हूं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज आर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। अब जिस प्रॉपर्टी में मैं रह रहा हूं, ऑब्वियस सी बात है कि उस प्रॉपर्टी से तो इनकम जनरेट नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि मैं मूव कर जाऊंगा टुवर्ड्स द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब है कि वो प्रॉपर्टी जिसे मैंने इस नियत से परचेज किया था कि भाई मैं इसको परचेज करने के बाद आगे फर्दर क्या कर दूंगा, रेंट आउट कर दूंगा। मैं इसे परचेज करूंगा और परचेज करने के बाद इसको क्या कर दूंगा, रेंट आउट कर दूंगा। और उस प्रॉपर्टी की जो रेंटल इनकम होगी, दैट रेंटल इनकम विल बी कंसिडर्ड एज आर प्रॉपर्टी इनकम। यानी कि उस प्रॉपर्टी से जो मैं रेंटल इनकम जनरेट करूंगा या जो रेंटल इनकम मैं रिसीव करूंगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज आर प्रॉपर्टी इनकम। उसे हम पर्टिकुलरली किसका नाम देंगे, उससे हम प्रॉपर्टी इनकम का नाम दे रहे होंगे। तो जरा लिख लेंगे, नंबर 1, the rent received through investment property is known as property income. Is known as property income. Number 2, it is taxable on cash basis. It is taxable on cash basis. सही भाई, देखिए सिंपल सी कहानी है। जो रेंट मैं रिसीव करूंगा ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से मैं जो भी रेंट रिसीव कर रहा हूंगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज आर प्रॉपर्टी इनकम। वो हमारा क्या माना जाता है, वो हमारी प्रॉपर्टी इनकम मानी जाएगी। और प्रॉपर्टी इनकम बेसिकली टैक्सेबल होगी किस बेसिस के ऊपर, कैश बेसिस के ऊपर। यानी कि अगर मैं सिंपल वर्ड्स में समझूं
तो जब मैं HMRC के पास जाऊंगा ना तो HMRC मुझसे ये पूछेगा कि भाई मुझे सिर्फ इतना सा सवाल का जवाब दे दो कि 22-23 के टैक्स ईयर के अंदर 22-23 के टैक्स ईयर के अंदर तुमने कितना रेंट रिसीव किया है, मतलब कैश की शक्ल में तुम्हें कितना रेंट मिला है। मेरा इससे कंसर्न नहीं है या मेरा इससे दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है कि ये रेंट इस साल का है, पिछले साल का है या फिर अगले साल का है। मैंने कहा जी मेरा इससे कंसर्न ही नहीं है, रेंट इस साल का है, पिछले साल का है, अगले साल का है, मेरा इससे दूर दूर तक कोई कंसर्न और कोई ताल्लुक नहीं है। सही ना, मेरा इससे दूर दूर तक कोई कंसर्न कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, 22-23 का टैक्स ईयर, 22-23 का टैक्स ईयर अभी हमने समझा कहां से कहां तक का है मेरे भाई, अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक। 22-23 के टैक्स ईयर में तुमने कितना रेंट रिसीव किया है। 22-23 के टैक्स ईयर में तुमने जितना रेंट रिसीव किया होगा ना, वो पूरा का पूरा रेंट क्या होगा मेरे भाई, टैक्सेबल होगा। यानी कि तुम्हें उस पूरी अमाउंट के ऊपर क्या पे करना होगा, टैक्स पे करना होगा। हाँ अलबत्ता साथ ही साथ उसने ये बता दिया कि देखो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, पूरे रेंट पर टैक्स नहीं लूंगा, बल्कि उस रेंट में से तुम्हें कुछ एक्सपेंसेस माइनस करने की इजाजत होगी। यानी कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जो तुम उस प्रॉपर्टी के ऊपर करोगे और हमारे हिसाब से वो सारे के सारे एक्सपेंसेस क्या माने जाएंगे मेरे भाई, हमारे हिसाब से वो सारे के सारे एक्सपेंसेस अलाउड एक्सपेंसेस कंसिडर किए जा रहे होंगे। हमारे हिसाब से फिर वो सारे के सारे एक्सपेंसेस क्या माने जाएंगे, अलाउड एक्सपेंसेस कंसिडर किए जा रहे होंगे। अलाउड एक्सपेंसेस का मतलब ये होगा कि फिर उन एक्सपेंसेस को क्लियरली माइनस करने की इजाजत होगी। फिर उन एक्सपेंसेस को तुम अपने पास से क्या कर सकते होगे, उन एक्सपेंसेस को तुम अपने पास से माइनस कर सकते होगे, डिडक्ट कर सकते होगे। तो उसने कहा जी जो रेंट आएगा ना, पूरे रेंट पर टैक्स नहीं लूंगा, बल्कि उसमें से कुछ एक्सपेंसेस क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी ना, फिर उस वैल्यू के ऊपर तुम्हें क्या पे करना होगा, उस वैल्यू के ऊपर तुम्हें टैक्स पे करना पड़ रहा होगा। और वो एक्सपेंसेस कौन कौन से होंगे, और वो एक्सपेंसेस कौन कौन से होंगे मेरे भाई, जरा देख लें। आपके पास जो हैंडआउट है उसमें लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस गिवन है, ये अब याद कर लेंगे, बाकी अल्लाह खैर करेगा। लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस में क्या किया गया, सबसे पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर अलाउड लाइक रिपेयर्स, मेंटेनेंस, रेनोवेशन एंड डेकोरेशन। मैंने कहा भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स अलाउड है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में क्या क्या आएगा, टर्मिनोलॉजी है, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, रेनोवेशन, डेकोरेशन। इस किस्म की सारी टर्मिनोलॉजी किस में जाएगी मेरे भाई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। और वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लियर कट माइनस करने की इजाजत है, कुछ करने की जरूरत दरपेश नहीं है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर नॉट अलाउड। भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर्स माइनस करने की इजाजत नहीं है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हम किसकी टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, इंप्रूवमेंट की। इंप्रूवमेंट मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। और याद रखें कि अगर आपने प्रॉपर्टी के ऊपर किसी भी किस्म का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को माइनस करने की इजाजत नहीं होगी, उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को माइनस करने की इजाजत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन उस कैपिटल एक्सपेंडिचर की जगह एक चीज आएगी, that is structure building allowance, जिसे हम नाम देते हैं SBA। यानी कि अगर आपने अपने घर पर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो HMRC ने कहा कि उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को माइनस करने की इजाजत नहीं है। हाँ अलबत्ता क्योंकि आपका खर्चा हुआ है, ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूं कि आपका खर्चा हुआ है, आपका एक्सपेंस हुआ है, तो उस एक्सपेंस के लिए मैं एक अमाउंट आपको माइनस करने की इजाजत दूंगा। और वो अमाउंट आपकी क्या कहलाई जाएगी मेरे भाई, स्ट्रक्चर बिल्डिंग अलाउंस। वो अमाउंट आपकी क्या कहलाई जाएगी, वो अमाउंट आपकी कहलाई जाएगी स्ट्रक्चर बिल्डिंग अलाउंस, दैट इज ऑल्सो नोन एज SBA। स्ट्रक्चर बिल्डिंग अलाउंस मानी जाएगी, जिस अमाउंट को हम किसका नाम देंगे, SBA का नाम भी देंगे। और SBA कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर इनटू 3%। यानी कि आप जो भी खर्चा किया होगा, आप उस खर्चे का कितना परसेंट माइनस कर सकते हैं, 3% की अमाउंट माइनस कर सकते हैं ऑन ईयरली बेसिस। यानी कि फिर ये हर टैक्स ईयर में
3% की अमाउंट स्ट्रक्चर बिल्डिंग अलाउंस के नाम से क्या होती जाएगी, माइनस होती जाएगी, डिडक्ट होती जाएगी। दिस इज जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन। जब तुम कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हो ना, तो देखो फिक्स्ड एसेट की पूरी अमाउंट इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाती। तुम इनकम स्टेटमेंट में क्या रिकॉर्ड करते हो? तुम इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हो डेप्रिसिएशन, और फिर वो डेप्रिसिएशन हर साल एज एन एक्सपेंस वहां पर जाकर माइनस होती है। ये भी वही है, लॉजिक वही है। खर्चा किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर पूरा माइनस नहीं कर सकते। कैपिटल एक्सपेंडिचर की जगह क्या माइनस करोगे? स्ट्रक्चर बिल्डिंग अलाउंस। एक तरीके का ये डेप्रिसिएशन ही है कि जो भी खर्चा तुमने किया है हर टैक्स ईयर में उस खर्चे का कितना % माइनस करते जाओगे? 3% की अमाउंट जो है ना वो एज एन एक्सपेंस अपने पास से माइनस करते चले जाना। एक साथ पूरा एक्सपेंस माइनस करने की इजाजत नहीं है। एक साथ पूरा एक्सपेंस माइनस करने की इजाजत ना होवे है। ठीक हो गया? हर साल उस एक्सपेंस का कितना % माइनस करता जाऊंगा? 3% माइनस करता जाऊंगा, यानी कि हर साल उस अमाउंट का 3% अपने पास से क्या करते जाएंगे भाई डिडक्ट करते चले जाएंगे, और कुछ करने की जरूरत दरपेश नहीं होगी। ठीक हो गया? खर्चा इस साल में हुआ है तो हाँ, इस साल अलाउंस मिलना चाहिए, तो इसका अगले साल पे क्यों है? नहीं, इस साल खर्चा किया तो इस साल 3% माइनस करेंगे ना, फिर अगले साल फिर 3%। अगले साल मैं वो डेप्रिसिएशन वाली लॉजिक है ना मेरे दोस्त। मैंने तुम्हें बोला कि फॉर एग्जांपल तुमने 2022 में एक एसेट खरीदा, तो अब खर्चा कब हुआ? तो अब डेप्रिसिएशन चलती रहेगी, क्योंकि वो यूज होता रहेगा। तुमने प्रॉपर्टी के ऊपर जो खर्चा किया, अब वो प्रॉपर्टी यूज होती रहेगी ना, तो वो हर साल के ऊपर उसने नंबर ऑफ ईयर्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो तुमने कैपिटल एक्सपेंडिचर इस साल किया है उसका पूरा बेनिफिट इसी साल तो नहीं मिलेगा ना मेरे दोस्त। अब वो बेनिफिट भी तो ईयरली बेसिस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जब उसका बेनिफिट ईयरली बेसिस के ऊपर मिल रहा है तो फिर एक्सपेंस भी ईयरली बेसिस पर जाएगा। ठीक हो गया? फिर पढ़े पॉइंट नंबर 3, सिंपल सी कहानी है। प्रोविजन एंड एस्टिमेट्स आर नॉट अलाउड, मतलब ये बैड डेट्स वगैरह, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ये माइनस करने की इजाजत नहीं है। सिर्फ बैड डेट राइट ऑफ अलाउड है अगर टेनेंट प्रॉपर्टी छोड़कर भाग गया। पॉइंट नंबर 4, ओनली बैड डेट राइट ऑफ इज अलाउड इफ द टेनेंट हैज लेफ्ट द प्रॉपर्टी। देखिए, एक होता है ना अलाउंस फॉर बैड डेट और एक होता है बैड डेट राइट ऑफ। अलाउंस फॉर बैड डेट शक है पैसे नहीं मिलेंगे, राइट ऑफ कंफर्म है ना मिले हैं, ठीक है ना, फिर मुझे कंफर्म है कि मुझे अब पैसे नहीं मिलेंगे। जब तक टेनेंट प्रॉपर्टी के अंदर रह रहा है लेकिन वो किराया नहीं दे रहा, तो ये है अलाउंस फॉर बैड डेट्स। वो किराया लेकर फरार इख्तियार कर जाता है तो ये हो गया बैड डेट राइट ऑफ। तो बैड डेट राइट ऑफ माइनस करने की आपको इजाजत है कि जी ठीक है, टेनेंट आपका किराया लेकर भाग गया है तो आप उसे माइनस कर दें, अदरवाइज अलाउंस माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। फिर इसी तरीके से पॉइंट नंबर 5 में उसने क्या कहा है? वाटर टैक्स एंड काउंसिल टैक्स आर अलाउड। कोई भी वाटर टैक्स है, काउंसिल टैक्स है, अलाउड है, माइनस कर सकते हैं। एजेंट कमीशन, एडवर्टाइजमेंट, लीगल चार्जेस और एनी अदर एक्सपेंसेस दैट इज इनकर्ड टू रेंट आउट द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को रेंट आउट करने के लिए अगर आपने कोई भी खर्चा किया है, अच्छा कोई भी खर्चा मतलब आपके हिसाब से क्या क्या हो सकता है? एक तरीकाकार तो यह है कि मैं प्रॉपर्टी की एडवर्टाइजमेंट दे दूं, अखबार में या कहीं पर एडवर्टाइजमेंट लगा दूं, या वो बड़ा बड़ा लिखा होता है ना टू लेट, सही ना, वो जो टू लेट लिखा हुआ होता है वो बेसिकली टू लेट का मतलब क्या है कि वो आप प्रॉपर्टी रेंट आउट करने की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। इसका ये एक्सपेंस माइनस करने की इजाजत है। आपने कोई स्टेट एजेंट हायर किया है, जाहिर सी बात है जब स्टेट एजेंट आपकी प्रॉपर्टी रेंट पर चढ़ाएगा तो वो उसके अगेंस्ट में आपसे क्या चार्ज करेगा? कमीशन चार्ज करेगा। वो आपका एक्सपेंस है, वो आप माइनस कर सकते हैं, उसका ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। इसी तरीके से कोई लीगल चार्जेस हैं, लीगल चार्जेस का मतलब है कि अगर आपने प्रॉपर्टी रेंट आउट की है तो आप जो टेनेंट है, किराएदार है, उसके साथ एक लीगल एग्रीमेंट करेंगे और उस लीगल एग्रीमेंट का एक कॉस्ट होगी, एक खर्चा होगा, वो खर्चा भी आप क्या करेंगे? अपने पास से माइनस करेंगे। या इसके अलावा कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो कि आपको लगता है इस वजह से किया गया है ताकि मैं उस प्रॉपर्टी को क्या कर सकता हूं? लेट आउट कर सकता हूं। कोई भी एक ऐसा एक्सपेंस जो कि इस नियत से किया गया है या इसलिए किया गया है कि मैं उस प्रॉपर्टी को क्या कर दूं मेरे भाई? लेट आउट कर दूं। तो ऐसे तमाम एक्सपेंसेस को क्लियर कट माइनस करने की इजाजत है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो एग्जामिनर ने कहा कि भाई मैंने तुम्हें कुछ एक्सपेंसेस बता दिए,
इसके अलावा तुम्हारे जहन में अगर कोई भी ऐसा एक्सपेंस आ रहा है जिसे तुमने इसलिए किया है ताकि तुम अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हो, रेंट आउट कर सकते हो, प्रॉपर्टी को लेट आउट कर सकते हो, तो ऐसे तमाम एक्सपेंसेस क्लियर कट तुम्हें माइनस करने की इजाजत है, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत दरपेश नहीं होगी। क्लियर होती बात यहां तक? फिर देखो पॉइंट नंबर 7, इंश्योरेंस एक्सपेंस इज अलाउड, लेकिन आगे क्या लिखा है? कैश बेसिस। कैश बेसिस का मतलब है कि इसमें भी एचएमआरसी तुमसे यही सवाल करेगा कि भाई वो जो 22-23 का टैक्स ईयर है ना, तुमने 22-23 के टैक्स ईयर में इंश्योरेंस से रिलेटेड कितना कैश पे किया है? 22-23 के टैक्स ईयर में इंश्योरेंस से रिलेटेड तुमने कितना कैश पे किया है? जितना कैश तुमने पे किया होगा ना, सही ना, जितना कैश तुमने पे किया होगा, मैं वो अमाउंट 22-23 की रेंटल इनकम में से क्या करूंगा? माइनस करूंगा। अब मेरा इस चीज से कंसर्न नहीं है कि वो इंश्योरेंस इस साल की है, पिछले साल की है या फिर अगले साल की है। तुम एरर्स में पे कर रहे हो, एडवांस में पे कर रहे हो, अभी इस साल की पे कर रहे हो? उसने कहा नहीं। एक सवाल, 22-23 के टैक्स ईयर के अंदर तुमने इंश्योरेंस कंपनी को कितना कैश दिया है? जितना कैश दिया होगा वो पूरी की पूरी कैश की अमाउंट मैं अपने पास से क्या कर लूंगा? 22-23 की रेंटल इनकम में से माइनस कर लूंगा, डिडक्ट कर लूंगा एज अ रेंटल इनकम। सही ना? मैं उसे अपने पास से क्या कर लूंगा? माइनस कर लूंगा, डिडक्ट कर लूंगा एज अ रेंटल इनकम। क्या ये बात क्लियर होती है यहां तक? और फिर है पॉइंट नंबर 8, रेंट पेड इज अलाउड। देखिए सिंपल सी कहानी है। रेंट पेड इज अलाउड का मतलब है कि यूके के अंदर बेसिकली एक कॉन्सेप्ट आता है कि अंडर सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस यू कैन सबलेट द प्रॉपर्टी। कुछ ऐसे स्पेशल हालात होते हैं या कुछ ऐसे स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसके अंदर आपको यह ऑप्शन दिया जाता है कि भाई आप प्रॉपर्टी को आगे फर्दर सबलेट कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी को आगे फर्दर रेंट आउट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, भाई मिस्टर ए की प्रॉपर्टी थी, सही ना, भाई मिस्टर ए की प्रॉपर्टी थी और उसने प्रॉपर्टी लेट आउट कर दी मिस्टर बी को। ए ने अपनी प्रॉपर्टी किसको लेट आउट कर दी? मिस्टर बी को। ठीक हो गया। अंडर सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस, वो भी हम आगे चलकर पढ़ेंगे, लेकिन बट अंडर सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस मिस्टर बी के पास ये राइट होगा कि वो चाहे तो वो उस प्रॉपर्टी को खुद इस्तेमाल कर ले, या वो चाहे तो वो उस प्रॉपर्टी को आगे क्या कर दे मेरे भाई? सबलेट कर दे। वो चाहे तो वो उस प्रॉपर्टी को खुद इस्तेमाल कर ले, या फिर वो चाहे तो वो उस प्रॉपर्टी को आगे क्या कर दे मेरे भाई? सबलेट कर दे। सबलेट का मतलब है कि वो किसी और को दे दे। तो ये पॉसिबल है। अब ऐसी सिचुएशन में मान लें मिस्टर बी ने मिस्टर ए से प्रॉपर्टी रेंट पर ली और रेंट पर लेकर आगे किसको दे दी मेरे भाई? मिस्टर सी को। अब ये जो भाई मिस्टर बी बैठा है, ये मिस्टर सी से रेंट क्या कर रहा होगा? ये रेंट रिसीव कर रहा होगा, जबकि ऑन द अदर हैंड ये मिस्टर ए को रेंट क्या कर रहा होगा? पे कर रहा होगा। तो अगर मैं मिस्टर बी की कैलकुलेशन करूंगा तो मिस्टर बी के लिए दिस रेंट रिसीव्ड एज इनकम एंड दिस रेंट पेड विल बी कंसिडर्ड एज एक्सपेंस। तो वो अपनी इनकम में से अपने एक्सपेंस को क्या कर सकता है मेरे भाई? माइनस कर सकता है। वो अपनी इनकम में से अपने एक्सपेंस को स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या कर सकता है? माइनस कर सकता है, डिडक्ट कर सकता है। इस वजह से मैंने आपसे कहा कि भाई रेंट पेड इज अलाउड। एक तो यह है कि आपने प्रॉपर्टी खरीद के रेंट आउट की है। जब प्रॉपर्टी खरीद के रेंट आउट किया है तो फिर तो मसला खत्म हो गया। लेकिन दूसरा ऑप्शन यह भी होता है कि आपने प्रॉपर्टी खुद रेंट पर ली और खुद रेंट पर लेकर फर्दर उसे आगे क्या कर दिया मेरे भाई? रेंट आउट कर दिया। आपने प्रॉपर्टी रेंट पर लेकर उसे फर्दर आगे क्या कर दिया मेरे भाई? रेंट आउट कर दिया। तो इन दैट पर्टिकुलर केस
आप जो रेंट रिसीव करेंगे वो आपकी इनकम होगी, और जो रेंट आप पे करेंगे वो आपका क्या माना जाएगा, वो आपका एक्सपेंस माना जाएगा। तो उसे आप एज एन एक्सपेंस अपने पास से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने HMRC से पूछा कि आपको टैक्स बेसिकली कितना देना पड़ेगा। तो उसने कहा देखो एक बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन होगी कि 22-23 के अंदर तुम्हें जितना रेंट रिसीव्ड होगा ना मेरे भाई, उस रेंट रिसीव में से तुम अलाउड एक्सपेंसेस को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ऐसा ही है, रेंट में से अलाउड एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे मेरे भाई, माइनस हो जाएंगे। और माइनस होने के बाद जो वैल्यू बचेगी, दैट वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज योर टोटल इनकम। जो रेंट तुम्हें मिला है उसमें से तुम सारे अलाउड एक्सपेंसेस जो अभी हमने ये पढ़े, हम सारे अलाउड एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, और अलाउड एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो अमाउंट मेरे पास बचेगी उस अमाउंट को हम पर्टिकुलरली किसका नाम देंगे मेरे भाई, टोटल इनकम का नाम दे रहे होंगे। इस पर एग्रीड है। फिर हमने बात पढ़ी है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं और अब तो ATX में पता है कि भाई पूरी इनकम पे टैक्स नहीं देना पड़ता। हर मुल्क में इनकम का कुछ हिस्सा क्या होता है, टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है, टैक्स माफ होता है। जिसे हमने क्या पढ़ा था, टैक्स में पढ़कर आए थे ना F6 के पेपर में, कि उसे हम किसका नाम देते हैं, पर्सनल अलाउंस का। याद आया? पर्सनल अलाउंस बेसिकली इनकम का वो हिस्सा होता है जिस पर एक तरीके से आपका टैक्स माफ है, और आपको जो टैक्स देना है वो पर्सनल अलाउंस से एक्सेस इनकम के ऊपर देना होता है। इस वजह से उसने कहा कि भाई होगा ये कि तुम्हारी जो भी टोटल इनकम होगी उसमें से तुम बिस्मिल्लाह पढ़कर क्या माइनस करोगे, उसमें से तुम बिस्मिल्लाह पढ़कर पर्सनल अलाउंस की अमाउंट माइनस करोगे जो कि फिक्स्ड होगी। और 22-23 के टैक्स ईयर में पर्सनल अलाउंस की अमाउंट फिक्स्ड है, दैट इज 12,570, 12,570 पर्सनल अलाउंस की अमाउंट तुम्हारी क्या है मेरे भाई, फिक्स्ड है। और वो अमाउंट कितनी है, वो अमाउंट है 12,570। 12,570 का पर्सनल अलाउंस माइनस होगा, और माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगी दैट अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज योर टैक्सेबल इनकम। कॉपी कर लेंगे भाई साथ साथ ताकि हम उसके आगे कर सकें। रेंट में से अलाउड एक्सपेंसेस माइनस होंगे, मेरे पास आ जाएगी टोटल इनकम। पर्सनल अलाउंस माइनस कर दूंगा 12,570 से, तो मेरे पास आ जाएगी टैक्सेबल इनकम। और उसने कहा जी सिंपल सी कहानी होगी कि फिर इस टैक्सेबल इनकम के ऊपर हम क्या अप्लाई करेंगे, टैक्स रेट्स। तुमने अब इस टैक्सेबल इनकम में से HMRC को कितनी अमाउंट देनी है, उसके लिए हम उसके ऊपर क्या अप्लाई कर देंगे, उसके लिए हम उसके ऊपर टैक्स रेट्स अप्लाई कर देंगे। और टैक्स रेट्स कुछ इस किस्म के हैं कि पाउंड 1 से 37,700 पर इट विल बी 20%, पाउंड 1 से 37,700 पर इट विल बी 20%, 37,701 से 150 पर इट विल बी 40%, और 151 एंड अबव इट विल बी 45%। पाउंड 1 से 37,700 पर 20% है, 37,701 से 150 तक 40 है, और 1.5 लाख से ऊपर पर कितना परसेंट हो जाएगा मेरे भाई, 45% का टैक्स रेट अप्लाई किया जा रहा होगा। सही ना? उसमें बेसिकली क्या होगा, 45% का टैक्स रेट अप्लाई किया जा रहा होगा। सिंपल और आसान तरीके से, उसके अलावा और कुछ करने की जरूरत दरपेश नहीं होगी। क्या ये बात क्लियर है यहां तक? कोई मसाइल? तो जरा क्वेश्चन नंबर 1 पर हाथ साफ करने की जहमत करें। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं?
On 6 June 2022, Alex rent out his property at an annual rent of £120,000, received in advance on monthly basis. ठीक है मेरे भाई, प्रॉपर्टी कब रेंट आउट की है? जून 22 में। तो मैं सबसे पहले क्या लूंगा? रेंट कितने मंथ्स का? अब मैं जून से काउंटिंग शुरू करूंगा ना। मेरा टैक्स ईयर कहां से कहां तक का है? अप्रैल 22 से मार्च 23। देखो कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट होगी ना, ये मुझे हमेशा सवाल बताएगा, लेकिन मुझे ये बात पता है कि कैलकुलेशन ने हमेशा बाय डिफॉल्ट एंड कहां पर होना है? मार्च 23 पर। मार्च 23 से आगे की कैलकुलेशन नहीं करनी है, सही ना? नंबर ऑफ मंथ्स कहां से काउंट करना स्टार्ट करने हैं वो सवाल बताएगा, लेकिन एंड हमेशा प्री डिटरमाइंड है, पहले से पता है कि एंड क्या है मेरे भाई? एंड है मार्च 2023। एंड है मार्च 2023। 2023 से आगे जाने की जरूरत दरपेश नहीं है। 2023 से आगे जाने की जरूरत दरपेश नहीं है, इस बात को हम याद रखेंगे। क्या ये बात क्लियर है? तो मुझे बताओ, जून से लेकर जून 22 से मार्च 23 कितने मंथ्स बनेंगे? 10 महीने बनेंगे। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इसका मतलब है कि फिलहाल 22-23 के टैक्स ईयर में मैंने जो रेंट रिसीव किया होगा वो कितने महीनों का किया होगा मेरे भाई? 10 महीनों का किया होगा। इस पर एग्रीड है तमाम अफराद? कितने महीने का रेंट रिसीव्ड हुआ है? 10 महीनों का। अच्छा, मुझे रेंट कौन सा दिया हुआ है? एनुअल 1,20,000, लेकिन अभी मैं इसमें से कितने महीने लूंगा? 10 महीने लूंगा। तो मैंने इसको किया 120 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 12, 1 लाख। इसमें किसी का कोई सवाल है भाई? यहां तक बात क्लियर है? कुछ पूछना है? 10 महीने जून से लेकर मार्च तक, क्योंकि देखो हम डे टू डेट चलेंगे। रेंट रिसीव्ड हुआ होगा, जून का रेंट कब रिसीव्ड हुआ होगा? 6 जून को। जुलाई का रेंट कब रिसीव्ड हुआ होगा? 6 जुलाई को। अगस्त का 6 अगस्त को। करते 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 मार्च 23 का रेंट कब रिसीव्ड हुआ होगा? 6 मार्च को। और अप्रैल का रेंट कब रिसीव्ड हुआ होगा? 6 अप्रैल 23 को। अब वो जो 6 अप्रैल 23 है ना, वो मेरे टैक्स ईयर से बाहर चली जाती है, क्योंकि मेरा टैक्स ईयर खत्म हो जाता है 5 अप्रैल 2023 को। तो जो अप्रैल का रेंट रिसीव्ड हुआ ना 6 अप्रैल 2023 को, वो मेरे करंट टैक्स ईयर के अंदर नहीं है। तो करंट टैक्स ईयर के अंदर जो आखिरी महीना आ रहा होगा वो कौन सा आ रहा होगा? वो 6 मार्च वाला आ रहा होगा। तो इस वजह से हम कैलकुलेशन करेंगे जून से लेकर मार्च तक की। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे, इसलिए हमने मार्च तक के मंथ्स काउंट किए हैं, क्योंकि जो अप्रैल का रेंट मुझे मिल रहा होगा वो अगले टैक्स ईयर में चला जाएगा, वो दूसरे वाले टैक्स ईयर में चला जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? अब इसमें से हम एक्सपेंसेस देख लेते हैं कौन कौन से जाएंगे। जी मेरे भाई, रिपेयर्स अलाउड के नॉट अलाउड है? अलाउड है। तो मैंने कहा जी सबसे पहले इसमें से हम बिस्मिल्लाह पढ़कर रिपेयर्स माइनस कर लेंगे। कितना? 3,000। 3,000 ही ना? ठीक है। फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट अलाउड के नॉट अलाउड? अलाउड है, ये भी माइनस हो जाएगा। कितने की है? 2,500 की। फिर उसके बाद वाटर टैक्स, मैंने कहा जी ये भी अलाउड है। कितने का? 1,200 का। फिर उसके बाद इंश्योरेंस, कितने की? ये पूरी माइनस हो जाएगी ना, क्योंकि 22-23 में आपने 7,000 की इंश्योरेंस पे की है। 22-23 में आपने 7,000 की इंश्योरेंस पे की, और इंश्योरेंस में हमने पढ़कर आए थे कि इंश्योरेंस माइनस होगा अकॉर्डिंग टू द कैश बेसिस, कि भाई 22-23 के टैक्स ईयर में आपने जितना कैश पे किया होगा वो पूरी की पूरी अमाउंट आप अपने पास से क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे, डिडक्ट कर लेंगे। और कुछ बचा नहीं है? उठाएं कैलकुलेटर शाबाश। रेंट में से जब सारे एक्सपेंसेस माइनस होंगे तो हमारे पास जो अमाउंट बचेगी उससे हम किसका नाम देंगे? टोटल इनकम का। कितना? 86,300, 86,300। इसमें से हम माइनस करेंगे पर्सनल अलाउंस। कितना था भाई पर्सनल अलाउंस? अभी लिखकर आए ना, 12,570। 12,570 आपका क्या था मेरे भाई? पर्सनल अलाउंस था। माइनस हुआ तो टैक्सेबल इनकम। जी भाई 73
730। ठीक हो गया, ये हमारी आगे टैक्सेबल इनकम। अब इस पर रेट्स अप्लाई हो जाएंगे और रेट स्लैब वाइज अप्लाई होते हैं ना। तो पहला स्लैब कितना था 37,000, तो इसका मतलब है कि 73730 में से पहले 37,700 पर कितना परसेंट लगेगा 20%। कितना यही आएगा 7540। 73730 में से 37,700 पर रेट लग गया, तो मुझे बताओ एक्सेस कितना बचेगा 36030। और इस पर टैक्स कितना परसेंट लगेगा मेरा भाई 40। 14412 दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। 2195 प्लस करके लिख लेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 फोड़ देंगे। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 मोर और लेस वैसे ही है, सही ना, उसमें ज्यादा चेंजेस तो नहीं है। जरा देख लेते हैं। ऑन 6 जुलाई 2022 पीटर रेंट आउट हिज प्रॉपर्टी एट अ मंथली रेंट ऑफ 12,000 रिसीव्ड इन एडवांस। अच्छा, अब आपने प्रॉपर्टी रेंट आउट की है कब से, जुलाई से। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या लेकर आएंगे रेंट 12,000 रुपए मंथली। और मैं जुलाई से मंथ्स काउंट करना शुरू करूंगा, कहां तक जाऊंगा मार्च तक। जुलाई से मार्च कितने महीने बनेंगे 9 मंथ्स। एक महीने का रेंट 12,000 है, 9 महीनों का रेंट निकालना है तो 12,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से। जी मेरे भाई 108,000। सही है। फिर एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। सबसे पहला एक्सपेंस कौन सा है रिपेयर्स, तो मैंने कहा भाई ये रिपेयर्स माइनस हो जाएगा कितने से 4,500 से, 4,500 माइनस हो गया। फिर उसके बाद एजेंट कमीशन 3,000 माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आया वाटर टैक्स कितना 500 माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आया काउंसिल टैक्स कितना 400। और फिर क्या हुआ इंश्योरेंस 5,200। ये सब माइनस होगा, तो माइनस होकर हमारे पास टोटल इनकम कितनी बचेगी 908। इसमें से मैं क्या माइनस कर दूंगा पर्सनल अलाउंस जो कि फिक्स्ड है कितना 12,570, 12,570 ऐसे ही ना भाई। 570 माइनस हो जाएगा तो मेरे पास बचेगा टैक्सेबल इनकम कितनी 78230। ऐसे ही है, डिफरेंस आ रहा है, जरा कैलकुलेशन चेक कर ले। ये चेक कर लो भाई 94400। पर्सनल अलाउंस माइनस करके क्या आएगा 81,830। सही भाई। अब इस पर टैक्स रेट्स लग जाएंगे, वो तो आपको पता है बिल्कुल सादे मस्कीनों वाले हैं। पहले 37,700 पर 20 कितना है 7540। तो मैंने कहा भाई 81,830 में से 37,700 पर रेट्स लग गए। एक्सेस बता दो 44,130 कितना 40%। 17652 प्लस करेंगे तो मेरे पास कैलकुलेट हो जाएगी टैक्स लायबिलिटी। सिंपल और आसान। क्लियर है भाई बात यहां तक, कोई मसाइल। तो आज की क्लास हम यहीं इख्तिताम पजीर करते हैं।